हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का एक नया चैप्टर का नाम है ग्रामीण विकास। और इस वीडियो के अंदर मैं ये पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको कवर करवाने वाला हूं। चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक है मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है। बिना वीडियो को स्किप किए आप पूरी वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और साथ साथ जब भी नया टॉपिक स्टार्ट होगा तो मैं आपको बताते भी चलूंगा कि कौन सा टॉपिक इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले कई सालों में जो टॉपिक सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं वो टॉपिक्स भी मैं आपको बताते चलूंगा। और ज्यादा अच्छा रहेगा कॉपी और पेन लेकर बैठो और साथ साथ चीजों को नोट करते हुए चलो। जब हम चीजों को साथ साथ नोट करते हुए चलते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर सारी चीजें बहुत इजीली घुसती रहती हैं। चैप्टर के अंदर जो भी लैंग्वेज मैंने इस्तेमाल करी है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे। और एग्जाम के अंदर आप ऐसे ही पॉइंट्स लिख कर आओगे तो आपके मार्क्स कोई नहीं काटने वाला। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देरी करे हुए मैं बिना चैप्टर को स्टार्ट कर देता हूं। चलिए, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामीण विकास। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमें कवर करने हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेकली यहां पर लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये हटा देते हैं, ये किसी और चैप्टर का है। हमें जो चैप्टर में इस टॉपिक कवर करने, सबसे पहले ग्रामीण विकास का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य और महत्व क्या है। फिर ग्रामीण विकास की विलंबी चुनौतियां, बहुत बड़ा टॉपिक है, काफी सारी चीजें हैं टॉपिक के अंदर। तो मैंने अंदर टॉपिक के अंदर जितनी चीजें वो नहीं लिखी, जो मेन टॉपिक का नाम है वो लिख दिया है। उत्पादन क्रियाओं का विविधीकरण तथा जैविक कृषि क्या होता है, उत्पादन गतिविधियों का ये वाला जो टॉपिक है ये भी दोबारा लिख दिया गया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस चैप्टर के अंदर 3 बड़े टॉपिक्स हैं, ये और ये। अब इनके अंदर सब टॉपिक्स हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। पूरा चैप्टर कवर करवाऊंगा, तो अपनी बुक से मैच भी कर लेना, कोई टॉपिक आपका मिस नहीं होने वाला है। ठीक है, चाहे आप कोई बुक फॉलो करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आइए जरा हम ग्रामीण विकास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको समझना है, थोड़ा सा मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूं कि ग्रामीण विकास क्या है और ये भारत के लिए इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। देखो, भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पूरे इंडिया हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक अर्बन एरिया और एक रूरल एरिया, मतलब एक शहरी क्षेत्र और एक गांव का क्षेत्र। ठीक है, सबसे पहले गांव का क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो, हम लोग अगर शहरों में रहते हैं और अगर हम गांव में जाएंगे तो हम देखेंगे उनकी तुलना में वहां पर ना सुविधाओं का थोड़ा सा अभाव होता है। सुविधाओं का, जैसे शहरों के अंदर थोड़ा सा रोजगार आसान हो जाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा मिल जाता है, हमारी जरूरत की सारी चीजें हमें आसपास मिल जाती है, एक घनी आबादी होती है। इसी तरीके से मनोरंजन के बहुत सारे साधन है, मॉल है, मूवी देखने के लिए चले गए और बहुत सारी चीजें हैं। अगर यही चीज आप गांव में जाओगे तो गांव में देखोगे कि जो लाइफ है, गांव की जो लाइफ है वो शहरी क्षेत्रों से बहुत ज्यादा अलग है। वहां पर एक शांति है, थोड़ा सा रोजगार का वहां पर अभाव होता है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार वहां पर इतना ध्यान नहीं देती है। इन्हीं सब चीजों की वजह से जो रूरल एरिया का एक बहुत बड़ा जो तबका है, ग्रामीण क्षेत्रों का एक बहुत बड़ी जो आबादी है वो शहरी क्षेत्रों के अंदर आकर बस जाती है। ठीक है, तो अभी भी अगर हम कंपैरिजन करें तो भारत की जो कुल आबादी है उसका 65 से 70% जो आबादी है वो अभी भी भारत की कहां पे रहती है, रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और शहरी क्षेत्रों में सिर्फ 30% के बराबर हमारी आबादी रहती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या भारत के शहरी क्षेत्रों का विकास करके हम भारत का विकास कर लेंगे। भाई, भारत की 70% की आबादी रूरल एरिया में रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों का विकास नहीं करेंगे तो भारत का ओवरऑल विकास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस चैप्टर के अंदर ग्रामीण विकास के ऊपर जो चुनौतियां हैं उनके ऊपर हम लोग एक तरीके से प्रकाश डालने वाले हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत की जीडीपी में, क्योंकि भारत की 30% आबादी सिर्फ शहरी क्षेत्रों के अंदर रहती है, पर फिर भी शहरी क्षेत्रों का जीडीपी में योगदान ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों का कम है। तो ऐसा क्यों है, क्यों ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव है, क्यों ग्रामीण क्षेत्रों की जो विपणन प्रणाली है, मार्केटिंग स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले, इसीलिए चैप्टर का नाम भी है ग्रामीण विकास। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि ग्रामीण विकास का मतलब क्या होता है। देखो, गांव में रहने वाले लोगों को ना सामाजिक और आर्थिक
तौर पर मजबूत बनाना ही ग्रामीण विकास कहलाता है। सामाजिक के अंदर अच्छी शिक्षा देना, अच्छा स्वास्थ्य देना। देखो जो भी लोग शहरों में रहने ना, अब हम भी गांव में रहते थे लेकिन हम शहर में आ गए, तो हमारे फादर भी शहर में क्यों आए? क्यों लोग अपने गांव के अंदर सारे रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, अपने सारे परिजनों को छोड़ देते हैं और अपना घर छोड़कर शहरों के अंदर एक छोटे से कमरे में आकर या छोटे से मकान में आकर रहना पसंद करते हैं? इसका रीजन यह है कि अगर गांव में लोगों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, अगर गांव के अंदर सारी सुविधाएं मिल जाए, गांव के अंदर एक अच्छा रोजगार मिल जाए, तो कोई भी बंदा शहर में आना पसंद नहीं करेगा। तो जो चीजें शहर के अंदर हैं, अगर वही चीज हम गांव के अंदर भी सारी चीजें वो चीजें पैदा कर दें, तो हम बोलेंगे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हो गया? विकास हो गया। ठीक है, तो सामाजिक मतलब गांव के अंदर एक तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को मजबूत करना, और आर्थिक मतलब जैसे रोजगार हो गया, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यातायात के साधन हो गए, ठीक है, सूचना के साधन हो गए, ये सारी चीजें मजबूत करना, इसको मजबूत करना ग्रामीण विकास कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में बताया गया कि ग्रामीण विकास का मतलब क्या होता है? सुविधाएं और अवसर देना जो शहरों में मिलते हैं। ठीक है, जो शहर में लोगों को सुविधाएं और अवसर मिल रहे हैं वही गांव में भी देना। ठीक है, ताकि उनका जीवन खुशहाल और आत्मनिर्भर बन सके। तो ये डेफिनेशन है, एक 3 पॉइंट्स में यहां पर एक डेफिनेशन दी है। इसके अलावा इसमें सिर्फ खेती सुधारना ही नहीं आता, बल्कि शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार के साधन, सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं, महिलाओं के पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण भी शामिल है। तो ग्रामीण विकास के अंदर क्या क्या आया? ग्रामीण विकास का मतलब सिर्फ ये नहीं कि गांव में जो खेती बाड़ी है भाई उसको अच्छा कर दो, सरकार उसको एक तरीके से सब्सिडी दे दे, सरकार उनका ध्यान रखे तो विकास हो गया। नहीं, खेती बाड़ी के अलावा, कृषि क्षेत्रों में विकास के अलावा शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य को अच्छा करना, रोजगार के साधन पैदा करना, सड़क, बिजली, पानी, ये सारी सुविधाएं जब गांव में भी उपलब्ध होंगी तो हम बोलेंगे जी गांव का विकास हो गया। अब आ जाते हैं साधारण शब्दों में, गांव की गरीबी को मिटाकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और गांव की तरक्की की राह पर लाना, यही ग्रामीण विकास कहलाता है। तो अगर एग्जाम के अंदर ग्रामीण विकास का अर्थ आता है लिखने के लिए, तो आप यहां पर ये 3 पॉइंट लिख सकते हो। ये एक तरीके से कंसेप्ट को समझाया गया। तो अगर ये 2 पॉइंट अगर आप मिला के लिख दोगे तो डेफिनेशन बन गई पूरी। क्लियर है? और ये यहां पर समझाने के लिए वाला पॉइंट दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ग्रामीण विकास का अर्थ। उसके बाद आ जाता है ग्रामीण विकास के मुख्य उद्देश्य। भारत में ग्रामीण विकास का उद्देश्य क्या है? क्यों भारत को ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना चाहिए? जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया कि भारत की 70% आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। तो 70% आबादी का विकास किए बगैर अगर आप चाहोगे कि भारत का विकास हो जाएगा तो ये बिल्कुल असंभव है। और ऐसा हुआ भी है। सरकार ने पिछले कुछ सालों में ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत तेजी से अहमियत देना शुरू करा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी सारी सड़क योजनाएं बनाई, जिससे बहुत सारी सड़कें बनी है, पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराई है, बिजली जगह जगह पहुंचाई जा रही है। क्योंकि सरकार को भी चीज पता है कि ग्रामीण क्षेत्रों का अगर हम विकास नहीं करेंगे ना तो भाई ओवरऑल भारत का विकास करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्यों ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना इतना इंपॉर्टेंट है? उसके उद्देश्य क्या है? क्यों सरकार ग्रामीण विकास के पीछे लगी हुई है? सबसे पहला, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ताकि रोजगार और आय के साधन पैदा करा जा सके और भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीबी है उसको दूर किया जा सके। रोजगार के अवसर को बढ़ाना, इसके लिए सरकार कुटीर उद्योग, पशुपालन और डेयरी, हस्तशिल्प, इन सबको बढ़ावा दे रही है। बुनियादी सुविधाएं पैदा करना, जैसे सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, अस्पताल, आवास, इन सब चीजों की कमी है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के माध्यम से ये चीजें वहां पर अवेलेबल करवाना चाहती है। महिलाओं और कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी महिलाओं की शिक्षा पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, गरीबी बहुत ज्यादा है। तो इन सब चीजों के माध्यम से, ग्रामीण विकास के माध्यम से सरकार वहां पर एक तरीके से जो सामाजिक भेदभाव पैदा हुआ है उसको भी कम करना चाहती है। ठीक है, संतुलित क्षेत्रीय विकास। संतुलित क्षेत्रीय विकास का मतलब शहरी क्षेत्रों को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हो लेकिन साथ में गांव भी तो आगे बढ़ना चाहिए, तो इसलिए ग्रामीण विकास करना जरूरी है। तो यह है ग्रामीण विकास के उद्देश्य। अब आ जाते हैं ग्रामीण विकास का महत्व क्या है, क्यों इतना जरूरी है भारत के अंदर ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास होगा तो क्या फायदा मिलेगा भारत को? इससे भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। ठीक है, उसके बाद खाद्य सुरक्षा बनी रहेगी। भारत का बहुत बड़ा ग्रामीण क्षेत्रों का सबसे ज्यादा जो आबादी है
वो एग्रीकल्चर सेक्टर में यानी खेती बाड़ी में लगा होता है। और अगर वो लोग मजबूत होंगे तो खेती बाड़ी का उपज बढ़ेगा, यानी कि अन्न बढ़ेगा, और अन्न अगर बढ़ेगा तो भारत की जो खाद्य सुरक्षा है वो एक तरीके से मजबूत होगी, फूड सिक्योरिटी बनेगी भारत के अंदर, गरीबी और बेरोजगारी घटेगी। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों पर दबाव घटेगा। क्या हो रहा है शहरी क्षेत्रों के अंदर? गांव से बहुत तेजी से लोग आ रहे हैं, शहरी क्षेत्रों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है कि यहां भी रोजगार धीरे धीरे क्या होने लग गया है, खत्म होने लग गया है। जगह कम पड़ने लग गए हैं, लोगों के पास यहाँ पर छोटे छोटे से कमरों में, छोटे छोटे से मकानों में इतने सारे लोग रहते हैं। बिजली पानी की दिक्कतें यहाँ भी पैदा होने लगी। जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन यार एक ही जगह पर आकर इकट्ठा हो जाएगी तो दिक्कतें तो ओवरऑल पैदा होनी है। तो अगर यही चीजें, अगर सारा ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम विकास कर देंगे तो वहां पर जो आने वाली भीड़ है तो वो भीड़ रुक जाएगी। और इवन कुछ लोग शहरी क्षेत्रों को छोड़कर गांव में जाकर रहना पसंद करेंगे। शहरी क्षेत्रों में देखो कितना ज्यादा पोल्यूशन हो गया है, इतनी गाड़ियां, इतनी सारी चीजें हैं, तो इस वजह से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ जाएंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ लोग कब जाएंगे? जब वहां का रोजगार, वहां पर क्या होगा, रोजगार मिलेगा, वहां का विकास होगा, तब जीवन स्तर में सुधार आएगा, लोगों के सामाजिक सम्मान बढ़ता है। देखो गांव के अंदर रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक सम्मान भी बढ़ेगा। अगर उनका गांव का विकास होगा तो वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, वहां के लोगों का एक सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो ये है ग्रामीण विकास का महत्व भारत के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब हम उस टॉपिक के ऊपर आ गए जहां से एक तरीके से बेसिकली अगर मैं बोलूं तो यहां से चैप्टर स्टार्ट है। ठीक है, अभी जो भी जितनी चीजें पढ़ाई हैं वो रेयरली ही एग्जाम के अंदर आती है, कम ही एग्जाम के अंदर आती है। लेकिन अब जो मैं 2 चुनौतियां पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, किसी भी साल का पेपर उठा के देख लेना, इन दोनों ही चुनौतियों में से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहां से मिस हो जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन वाला पूछता है कि देखो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हमें विकास करना है तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं। कहता है ट्रांसपोर्टेशन अच्छा कर दो, ये अच्छा कर दो, वहां पर लोगों को आसानी से लोन मिल जाए, फैक्ट्रियां लगा दो, कारखाने लगा दो, बिजली पानी की सुविधाएं दे दो। वैसे देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने के लिए बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन इन सारे कामों का एक ग्रुप बनाकर इन्हें 2 वर्ड में एक्सप्लेन किया गया कि क्या ऐसे 2 काम करें, ऐसे 2 क्या काम करें हम कि ग्रामीण क्षेत्रों का पूरा विकास हो जाए। ऐसे 2 काम, तो यही बोला गया कि ग्रामीण विकास की चुनौतियां, मतलब ग्रामीण विकास को करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने के लिए 2 अहम चुनौतियां हैं, 2 अहम चैलेंजेस हैं। अगर इनको कंप्लीट कर दिया जाए, अगर इनमें सुधार कर दिया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों का विकास खुद पे खुद हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो 2 चीजें क्या हैं? सबसे पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में साख यानी कि रूरल एरिया में आसानी से लोगों को उधार प्रदान करना, क्योंकि साख के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड होती है। और कृषि विपणन यानी कि रूरल एरिया के अंदर जो क्रेडिट एक मार्केटिंग सिस्टम है उसको ठीक करना। तो ये 2 चैलेंजेस है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। पहले मैं ये पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्रामीण साख का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ग्रामीण साख का मतलब क्या होता है? साख का मतलब तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है एक तरीके से उधार और लोन। छोटी सी बात बताता हूं कि किसी भी काम को करने के लिए, शहरी क्षेत्रों की बात करता हूं, शहरी क्षेत्रों की, किसी भी काम को करने के लिए आपको ना पैसों की आवश्यकता होती है। भाई पैसा है तो सब कुछ है। ठीक है, अगर शहरी क्षेत्रों में यही पैसा लोगों को आसानी से अवेलेबल हो जाता है, ये कैसे? शहरी क्षेत्रों के अंदर बहुत सारे बैंक हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी इंस्टीट्यूशन हैं जो लोगों को इजीली लोन दे देती है। आपको घर खरीदना है, आसानी से लोन मिल जाएगा। अच्छी एजुकेशन लेनी है, आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। कोई छोटा मोटा बिजनेस खोलना है या बड़ी सी कंपनी खोलनी है, आपको इजीली लोन मिल जाएगा। शहरी क्षेत्रों में लोन लेना बहुत आसान है, और यहां तक कि अगर आपने एक बार लोन ले लिया और उस लोन की किस्तें, इंस्टॉलमेंट बहुत आराम से आपने चुकाई हैं, टाइमली चुकाई हैं, तो भाई अगले लोन के लिए ना बैंक वाले आपके पैरों में आके पड़ जाएंगे, भाई लोन ले लो, लोन ले लो। वो खुद आके सामने आपके सामने आके जिद करेंगे। अब यही चीज ना उठा के गांव में रखो। गांव के अंदर ऐसा नहीं, लोग बिजनेस नहीं करना चाहते, लोग दुकान नहीं खोलना चाहते, फैक्ट्री नहीं खोलना चाहते, कारखाना नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन गांव के अंदर लोन लेना इतना आसान नहीं है। क्या रीजन है इसके? गांव के अंदर जितने भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रही हैं, वो लोगों को लोन देना ही नहीं चाहती। पता नहीं, उन लोगों को बिलीव ही नहीं है कि गांव के लोग जो है हमारा लोन आसानी से वापस करेंगे। मतलब उनको प्रॉफिट कहां नजर आता है? शहरी क्षेत्रों के अंदर।
वो गांव के अंदर कम ब्याज दर पर लोन देना, और ऐसा गांव में होता भी है, जैसे किसानों को लोन दे दिया, मजदूरों को लोन दे दिया, अक्सर वो लोग लोन वापस नहीं कर पाते। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, वहां जो काम करने वाले बैंक वगैरह हैं, वो लोग मजबूर हैं, वो लोग लोन नहीं देना चाहते उनको। और यही दिक्कत है कि गांव के अंदर डिफॉल्ट रेट बहुत ज्यादा है, लोन लेकर भागने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस वजह से गांव के अंदर ना जल्दी ये इंस्टीट्यूशंस लोन देना पसंद नहीं करते। अब लोन ना मिलने की वजह से क्या होता है, लोन ना मिलने की वजह से वहां पर कोई बंदा अच्छा पढ़ाई करना चाहता है, नहीं कर पाता, एक बड़ा बिजनेस लगाना चाहता है, नहीं लगा पाता, कहीं जमीन खरीदना पाता है, नहीं खरीद पाता। मतलब जरूरत पड़ने पर वहां पर लोगों को पैसा नहीं मिलता, और जब पैसा नहीं मिलता तो लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और जब इन्वेस्ट नहीं कर पाते तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोग नया रोजगार नहीं खोल पाएंगे, लोग फैक्ट्री कारखाने नहीं लगा पाएंगे। यही एक सबसे बड़ा कारण यह है कि ग्रामीण क्षेत्र थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है, किसके मुकाबले, शहरी क्षेत्रों के मुकाबले। तो अब जरा हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करते हैं कि ग्रामीण साख क्या है, आजकल गांव में लोगों को लोन कहां से मिल सकता है, और इसके सामने चैलेंज क्या है, ग्रामीण साख के सामने चैलेंज क्या है, क्यों लोगों को वहां पर आसानी से लोन नहीं मिल पाता है। देखो, पहला पॉइंट बताया गया है, जब गांव के लोग अपनी खेती बाड़ी, पशुपालन और लघु उद्योगों के लिए और अपनी अन्य जरूरतों के लिए किसी व्यक्ति, संस्था या बैंक से जब उधार लेते हैं तो इसी को हम ग्रामीण साख कहते हैं। तो ग्रामीण साख की डेफिनेशन, सरल शब्दों में अगर बोले, गांव के लोग जब खेती या जीवन की जरूरतों के लिए लोग लोन लेते हैं तो इसे हम ग्रामीण साख कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं ग्रामीण साख की आवश्यकता क्यों है, गांव में रहने वाले लोगों को पैसे की आवश्यकता क्यों है। ये क्वेश्चन बड़ा अजीब सा नहीं है, बताओ कितना अजीब क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है पैसों की जरूरत क्यों है। पैसों की जरूरत क्यों है भाई, ये बताओ, पैसों की जरूरत क्यों नहीं है, किस काम में पैसे की जरूरत नहीं है, हर चीज में पैसे की जरूरत है। तो अब हम ओवरऑल बात करते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं ना, वो उधार लेकर क्या करेंगे, क्यों उनको उधार की जरूरत है। भाई, खेती के लिए उनको उधार की जरूरत है। खेती में बहुत सारे काम होते हैं, कभी खेतों की जुताई करनी है, कभी बीज खरीदना है ना, कभी खाद खरीदना है, तो दुनिया भर के काम होते हैं भाई। ठीक है, खेतों में बीज, खाद, पानी, मजदूरी, दवाई आदि के लिए। कभी कभी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़ आदि आ गया है ना, सूखा पड़ गया, खेत पूरा खराब हो गया, बाढ़ आ गई, तो इन सब चीजों से निपटने के लिए, दोबारा से खेती करने के लिए भाई पैसों की जरूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा गांव में छोटे उद्योग, पशुपालन, डेयरी और दुकान आदि खोलने के लिए, मतलब नया बिजनेस खोलने के लिए आपको उधार की जरूरत पड़ती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इन कारणों की वजह से पैसे की आवश्यकता है, यानी कि साख की आवश्यकता है। अब आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जो उधार मिलता है वो कितने प्रकार का होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में 3 प्रकार का उधार मिलता है। एक अल्पकालीन साख होता है, एक हमारा मध्यकालीन साख होता है, और एक जो होगा हमारा वो होगा दीर्घकालीन साख। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी इंस्टीट्यूशन ग्रामीण क्षेत्रों में 12 महीने से कम के लिए लोगों को उधार देती है। अगर कोई किसान किसी बैंक से, किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से 12 महीने से कम के लिए अगर लोन लेता है, जैसे 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 9 महीने, तो इसको हम लोग शॉर्ट टर्म लोन यानी कि अल्पकालीन साख कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये शॉर्ट टर्म लोन क्यों लिया जाता है, ये छोटी मोटी जरूरतों के लिए लिया जाता है, जैसे बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, कीटनाशक दवाइयां खरीदनी है। तो जनरली क्या होता है कि 5-6 महीने फसल उगने में लगता है, तो 5-6 महीने में जैसे उनकी फसल बिकती है तो जिससे भी उन्होंने उधार लिया है बीज के लिए, खाद के लिए, वो पैसा वो लौटा दिया जाता है। ठीक है, खेत की जुताई के लिए, बुआई करने के लिए, फसल की कटाई करने के लिए। ठीक है, इन सभी खर्चों के लिए जनरली 12 महीने से कम के लोन की आवश्यकता होती है, इसे अल्पकालीन ऋण भी कहते हैं। अच्छा, ये ऋण कौन देता है, ये सहकारी बैंक देते हैं। अभी इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इनके स्रोतों के ऊपर। व्यवसायिक बैंक, वाणिज्य बैंक जिसे कहते हैं, व्यापारिक बैंक, ये सब देते हैं। अब आते हैं मध्यकालीन साख। मध्यकालीन साख जो 12 महीने से ज्यादा और 5 वर्ष से कम के लिए दिया जाता है, जैसे 1 साल से ज्यादा, मान लो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इतने दिनों के लिए जब लोन दिया जाता है तो इसे हम मध्यकालीन साख कहते हैं। मध्यकालीन साख थोड़ी बड़ी जरूरतों के लिए होता है, जैसे कुआं खुदवाना है तो थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है, नलकूप है ना, ठीक है, बैल, गाय, भैंस, ऐसे पशु वगैरह खरीदने हैं। ठीक है, पंप सेट, हल यानी गाड़ी जैसे कि कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, ये सब खरीदना है, बागवानी में पैसा लगाना है, डेयरी में, मधुमक्खी पालन में पैसा लगाना है, तो इन सब चीजों में ना थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है, बीज वगैरह खरीदने के मुकाबले से थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगता है। अब ज्यादा पैसा, अगर ज्यादा पैसे का लोन लेगा तो किसान को चुकाने के लिए थोड़ा टाइम भी ज्यादा चाहिए, इसलिए इसमें 12 महीने से ज्यादा और 5 महीने से 5 साल से कम तक का टाइम लिया जाता है इसके अंदर। ठीक है, 5 साल तक का टाइम लिया जाता है।
ये देने वाले प्रमुख स्रोत क्या वही होंगे, जैसे भूमि विकास बैंक हो गया, सहकारी बैंक हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसे आरआरबी कहते हैं, ये होते हैं। तो इनके स्रोत भी याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दीर्घकालीन साख। अगर 5 वर्ष से अधिक के लिए ऋण लिया जाता है किसी भी किसान के द्वारा या ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसे हम दीर्घकालीन साख कहते हैं। दीर्घकालीन साख ट्रैक्टर, बड़ी मशीन खरीदने के लिए, ठीक है, खेत की भूमि सुधार या सिंचाई व्यवस्था, इसमें बहुत पैसा लगता है, ठीक है। एक बंजर जमीन पड़ी है, उसको पूरा खेती के लायक बनाना है, भाई मिट्टी भरनी है, उसके बाद पूरा सुधार करना है, बाउंड्री लगवानी है, तो काफी सारा पैसा खर्चा होता है और इसके लिए एक बड़ा अमाउंट लोन लेना पड़ता है, जिसको चुकाने के लिए 5 साल से ज्यादा का समय चाहिए होता है। घर, गोदाम, पशुशाला, ठीक है, लघु उद्योग या स्थायी व्यापार शुरू करने के लिए दीर्घकालीन की जरूरत होती है। सेम इसके अंदर दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है? भूमि विकास बैंक, कृषि, इसके अलावा ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, सहकारी बैंक, ये सारे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है, इनके स्रोत भी याद कर लेना थोड़ा बहुत। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर हमें ऋण मिलता है, वो ऋण कहां से मिल सकता है? ठीक है, देखो वो ऋण मिलता है 2 तरीके से। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मैंने अभी आपको क्या क्या बता दिया। ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण ऋण का मतलब होता है क्या, ग्रामीण साख का मतलब क्या होता है ये बताया मैंने आपको। ग्रामीण साख की आवश्यकताएं क्यों होती है ये बता दिया। अब ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसानों को साख मिलता है वो कितने प्रकार का होता है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये साख मिल कहां से सकता है। देखो ये साख 2 तरीके से मिल सकता है, एक संस्थागत स्रोतों से और दूसरा गैर संस्थागत स्रोतों से। सबसे पहले इनके एग्जाम्पल देखो। गैर संस्थागत स्रोत में कौन आता है? साहूकार, महाजन, ठीक है, ये मेन लोग आते हैं, ठीक है, या फिर कोई बड़ा व्यापारी है गांव का वो भी आता है, गांव का बड़ा अमीर आदमी है वो भी आता है, इसके अलावा हमारे कोई निजी रिश्तेदार हैं वो भी आता है। जबकि संस्थागत स्रोतों में आता है कौन? बैंक, सहकारी समितियां। एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूं। गैर संस्थागत स्रोत जो होते हैं ना, ये कहीं पर भी सरकार से रजिस्टर्ड नहीं होते, मतलब ये कोई ना तो फर्म है ना कोई कंपनी है, लेकिन ये कोई फर्म होती है या कोई कंपनी होती है, ठीक है। संस्थागत स्रोतों के अंदर ये सरकार के बनाए गए सारे नियम कानून, आरबीआई के द्वारा बनाए गए बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड सारे नियम कानून का पालन करते हैं। इसमें बैंक वगैरह आते हैं ना, बैंक वगैरह तो भाई नियम कानून से चलेंगे। और तुम्हारे गांव के अंदर जो बैठा हुआ साहूकार और महाजन जो लोगों को ऋण दे रहा है, क्या वो बैंक के नियम कानून से चलेगा? बैंक वाला बोलता है, बैंक आरबीआई बोल रही है कि भाई किसी से 15% से ज्यादा का इंटरेस्ट मत लेना, लेकिन ये जो आपके गांव में साहूकार वगैरह बैठे हैं ये तो अपनी मनमानी करते हैं, इनको मतलब नहीं होता। वो आप उनके पास जाओ, बोलेंगे कितने % पे ऋण दोगे, तो बोले भाई 25% पे देंगे, लेना है तो ले, नहीं लेना तो मत ले। इनकी कंडीशंस अलग होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पूरे डॉक्यूमेंट बेसिस पे चलते हैं, पूरे नियम कानून और कायदे से। इनका कोई नियम कानून और कायदा नहीं होता, ठीक है भाई। लेकिन इनसे ऋण लेना बड़ा जोखिम भरा हुआ होता है, इनसे ऋण लेना बहुत जोखिम भरा हुआ होता है। पुरानी मूवीज में हम देखते थे कि भाई ठाकुर ने किसी को लोन दिया और वो चुका नहीं पाया तो क्या करा, उसके घर पे जाके कब्जा कर लिया, उसकी जमीन जाके छीन ली, जबरदस्ती जमीन के कागजात पर अंगूठे लगा दिए। तो बॉलीवुड की जितनी मूवीज बनी हैं पुरानी, वो इन्हीं के बेसिस पर होती थी कि किसी ने ऋण ले लिया, ऋण नहीं चुकाया तो घर के ऊपर कब्जा हो गया। इवन कई मूवियों में तो हम ये देखते थे हीरोइन को उठा के लेके चले जाते थे। तो इस तरह की चीजें होती थी। गैर संस्थागत स्रोतों से ऋण लेना बड़ा खतरनाक होता है। ये लोग क्या करते हैं, बुक्स के अंदर मैन्युपुलेशन करते हैं, गड़बड़ बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि जिनको इन्होंने ऋण दिया पता है उनको ज्यादा नॉलेज तो है नहीं, इनकी बुक में हम मैन्युपुलेशन कर देंगे, हिसाब में गड़बड़ कर देंगे, उन्हें क्या पता चल रहा है। तो बुक्स के अंदर मैन्युपुलेशन करना, ये ऋण जाल में फंसा लेते थे लोगों को अपने, ठीक है। इनका मकसद ही ये होता था कि ऋण देकर किसी तरह से इसकी जमीन हथिया लूं, किसी तरीके से इसने जो ज्वेलरीज दिया वो हथिया लूं, किसी तरीके से इसके घर पे कब्जा कर लूं, यानी टॉर्चर करना इनका मेन मकसद हुआ करता था, ठीक है, शोषण करना इनका मेन मकसद। जबकि संस्थागत स्रोत अपने नियम कानून और कायदों से चलते हैं, सरकार के अंतर्गत बनाए गए नियम कानूनों से चलते हैं, ये कम ब्याज दर पर लोगों को ऋण देते हैं। अब दोनों में एक बार डिफरेंस समझो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, गैर संस्थागत स्रोत जो है ना, आजादी के बाद बहुत तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रूरल एरिया के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इनका अत्याचार बढ़ने लगा, तो सरकार ने वहां पर बैंक खोलने शुरू कर दिए। 1969 यानी कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बहुत तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक खुले। अब जैसे जैसे वहां पर बैंक बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे वहां पर सहकारी समितियां बढ़ती जा रही हैं, जैसे जैसे वहां पर स्वयं सेवा समूह बढ़ते जा रहे हैं, इनका जो रोल है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि इनका मेन मकसद ही शोषण करना है। एक डिफरेंस मैं आपको समझा देता हूं। नियंत्रण सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये निजी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। ब्याज दर
कम ब्याज दर पर निर्धारित होता है, इसका ब्याज दर अधिक होता है। ये मनमानी करते हैं। दस्तावेज आवश्यकता होते हैं, इनमें पर्टिकुलर सरकार के हिसाब से जो दस्तावेज लगेंगे, जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो पूरे करने पड़ते हैं। इनके दस्तावेज वगैरह कुछ नहीं होते, ये अपने हिसाब से लोन देते हैं। ये शोषण नहीं करते हैं, इनका मेन मकसद ही शोषण करना होता है। पारदर्शिता अधिक होती है, ये लोग बुक्स वगैरह नहीं दिखाते कि कैसे बना रहे हैं, क्या हिसाब कर रहे हैं, ये मनमानी करते हैं। ठीक है, कानूनी और व्यवस्थित प्रक्रियाओं के तहत चलते हैं। नियम कानून ये औपचारिक और निजी, मतलब अपने नियम कानून इनके खुद के बनाए हुए होते हैं। तो ये हमारे संस्थागत और गैर संस्थागत क्षेत्रों से अगर हम ऋण लेते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। भारत के अंदर रूरल एरिया के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आजादी के बाद इनका रोल बहुत ज्यादा था, लेकिन आजादी के बाद धीरे धीरे इन क्षेत्रों का रोल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बैंक वगैरह ओपन हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा उनकी और क्लैरिफिकेशन लिखी हुई है। गैर संस्थागत स्रोत क्या होता है, मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया इसके अंदर कौन कौन आते हैं, इसके उदाहरण गैर संस्थागत स्रोतों के क्या क्या हैं। फिर विशेषताएं भी मैंने आपको बता दी कि बहुत अधिक ब्याज दर पे ऋण देते हैं। ठीक है, बुक्स वगैरह के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं, ऋण जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो पूरी बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, एक बार इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद संस्थागत स्रोत पर आ जाते हैं हम लोग। संस्थागत स्रोतों में मैंने बता दिया, ये औपचारिक संस्थाएं होती हैं, सरकारी नियंत्रण या फिर निगरानी में काम करती हैं, नियमित ब्याज दर और स्पष्ट शर्तों और लिखित समझौतों के आधार पर काम करती है। इनका काम करने का तरीका गैर संस्थागत स्रोतों की तरह बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, अब यहां पर जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, यानी संस्थागत स्रोतों के जो एग्जाम्पल है, संस्थागत स्रोतों में कौन कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस को शामिल किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन लग सकता है, ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए संस्थागत स्रोतों में सबसे पहले आते हैं सहकारी समितियां। अब ये सहकारी समितियां क्या होती है, देखो गांव वगैरह के अंदर ना बैंक वगैरह से भी लोन लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बैंक के कागजात और बैंक जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह डिमांड करता है, अक्सर किसान उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। और ये बात अच्छी तरीके से सरकार भी जानती है कि अगर सारे लोग बैंकों के भरोसे बैठ गए तो बैंकों के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने के लिए सहकारी समितियां बनाई गई। अब ये सहकारी समितियां हैं क्या, इनका कंसेप्ट क्या है, जैसे एक गांव के अंदर मान लो 1000 लोग हैं, तो एक छोटी सी बिल्डिंग में सरकार रजिस्टर्ड कर देती है उस बिल्डिंग को, उसको सहकारी समिति का नाम दे देती है, वहां पर एक अपना बंदा बिठा देती है, अपना एक क्लर्क बिठा देती है। वो क्लर्क क्या करता है, गांव के सभी लोगों को उस बिल्डिंग का, उस सहकारी समिति का मेंबर बना लेता है। जैसे लोग अपना पैसा बैंकों में जमा करते थे, वैसे ही सारा अपना पैसा सहकारी समिति में जमा करवाएंगे, और जिस व्यक्ति को ऋण की जरूरत होगी वो व्यक्ति उस गांव का उस सहकारी समिति से ऋण ले लेगा। तो यहां पर बैंक का रोल खत्म हो जाता है। बैंक बहुत सारे डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है, लेकिन यहां सहकारी समिति में सारे लोग जान पहचान के होते हैं, एक ही गांव के होते हैं, तो हर बंदे को आसानी से दूसरा बंदा जानता है। इस तरीके से सहकारी समितियां आसानी से कम ब्याज दर पर बिना ज्यादा डॉक्यूमेंट लिए आसानी से ऋण दे देता है। तो ये सहकारी समिति, इसी को हम कहते हैं। सरकार भी इसकी फंडिंग करती है, सरकार भी इन सहकारी समितियों को सपोर्ट करती है। ठीक है, यहाँ पर अपना क्लर्क बिठाती है, इनका हिसाब किताब रखती है, तो सरकार की निगरानी में चलते हैं ये लोग। भारत में बहुत सारी सहकारी समितियां इस टाइम पर एक्टिव हो रखी है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अच्छे लेवल पर काम कर रही है। ठीक है, ये सदस्य आधारित संस्थाएं होती है, मतलब लोग इनके सदस्य बनते हैं, गांव में रहने वाले लोग। ये बीज, खाद और कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए अक्सर लोगों को ऋण देते हैं, मतलब किसानों को ऋण देते हैं। छोटे और सीमांत किसानों को आसान उपलब्ध किस्तों पर ऋण देते हैं। इनका ऋण ब्याज दर बहुत कम होता है। सदस्य लेने के बाद ऋण लेने में सरलता होती है, ब्याज दर बहुत कम होती है। ठीक है, तो आपको सहकारी समिति समझ में आ गए होंगे। लिख देना पूरे 4-5 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे, पूरा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगले नंबर पे है राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक वो बैंक होते हैं जो भारत के सभी राज्यों में काम करते हैं। ठीक है, अभी आप कहीं भी किसी भी राज्यों में हो, जैसे आपके आसपास आपको एसबीआई बैंक दिखेगा, पंजाब नेशनल बैंक दिखेगा, एक्सिस बैंक दिखेगा, किसी भी राज्य में चले जाओ यार, गांव में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये बैंक तुम्हें ओवरऑल पूरी इंडिया में इनकी ब्रांचेस दिखेंगी। इन्हें हम लोग कहते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक। ठीक है, ये सरकार के नियम और कानून और सरकार के नियंत्रण में काम करते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर लोगों को कृषि ऋण देते हैं, जिसमें किसानों को बीज खरीदना है, खाद खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदना है और दूसरी चीजें, इसके अलावा पशुपालन करना है, तो इनके लिए ऋण देते हैं।
जो ये बैंक होते हैं ये किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी देते हैं। इसकी हालांकि डिटेल मैंने भी आगे भी लिखी है। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है? अरे जैसे आपका एटीएम कार्ड होता है ना, आपके पास जैसे एटीएम कार्ड होता है तो आपको रात में भी जरूरत है तो भाई किसी एटीएम पर गए और वहां जाके कैश निकाल लिया, तो ऐसे किसानों को भी एक कार्ड दिया जाता है, किसान क्रेडिट कार्ड। उसकी एक लिमिट होती है 20,000, 50,000, 1 लाख, जैसा मतलब किसान की स्टेटमेंट है बैंक के अंदर, जैसी वो डीलिंग करता है उसके हिसाब से। तो वो क्या कर सकता है, उस कार्ड के माध्यम से जैसे पूरे साल में 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख, जो भी उसकी लिमिट होगी उसके हिसाब से वो इतने पैसे निकाल सकता है और उसको आसान किस्तों में धीरे धीरे वापस कर सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए इसके एग्जाम्पल क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, पंजाब नेशनल, एक्सिस बैंक, बड़ौदा बैंक, अरे बहुत सारे बैंक है इसके। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग और कौन कौन से एग्जाम्पल है भाई संस्थागत स्रोतों के अंदर, और कौन कौन आता है? एक है हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को हम लोग RRB कहते हैं, रीजनल रूरल बैंक। गांव वगैरह में आप लोग जाओगे ना तो देखोगे अपने आसपास कई सारे बैंक ऐसे होते हैं जिनका आपने कभी नाम भी नहीं सुना। ठीक है, वो बैंक एक पर्टिकुलर गांव, पर्टिकुलर स्थान या कस्बे के अंदर काम करते हैं। ठीक है, और वो उस कस्बे, उस गांव के अंदर रहने वाले लोगों का ही सिर्फ अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, ये भी सरकार की गाइडलाइंस वगैरह के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ये बैंक ज्यादातर ऐसे कस्बे, ऐसे गांव वगैरह के अंदर खोले जाते हैं जहां पर व्यावसायिक बैंक वगैरह की पहुंच नहीं होती, जहां पर व्यावसायिक बैंक काम करने के लिए तैयार नहीं होता, तो ऐसी जगह पर RRBs वगैरह को खोला जाता है। ठीक है, स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है। ठीक है, 1975 से इसकी स्थापना शुरू हुई थी। किसान, मजदूर और छोटे दुकानदारों को ये लोग ऋण देते हैं। ठीक है, स्वामित्व केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर इनको ऑपरेट करती है, संबंधित बैंक होते हैं। स्थानीय भाषा में, ठीक है, अब देखो होता क्या है गांव वगैरह में ना, आप 10-15 किलोमीटर चलोगे, लैंग्वेज चेंज हो जाता है, भाषाएं चेंज हो जाती है, तो ये लोग बहुत ही लोकल भाषा में और वहां के लोगों को उनके हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, ये बैंक ज्यादातर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है, ये तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ये नाम है, ये RRBs का नाम है। आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, ये कुछ नाम है RRB के, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, फिर है भूमि विकास बैंक। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये भूमि सुधार करने के लिए, नई भूमि खरीदने के लिए ज्यादातर किसानों को ऋण देता है। इसके अलावा ये मशीन, ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि और खरीदने के लिए भी ये लोग ऋण देते हैं। तो यह भूमि विकास बैंक गांव में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार इसको भी पढ़ लेना। अगले नंबर पे हमारा नबार्ड। ठीक है, नबार्ड का मतलब है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अब ये नबार्ड का मतलब क्या है? ठीक है, देखो ये जो नबार्ड है ना, जैसे हमारे पूरे देश के अंदर सभी बैंकों को कंट्रोल करना, उनके लिए नियम कानून बनाना और सभी बैंकों के बिहाफ पर सरकार से उनके लिए नियम पॉलिसी तैयार करवाना या सरकार को उनके साथ कोऑर्डिनेट करवाना, ये सारा काम किसका होता है? RBI का, हमारे देश के अंदर। तो सेम ऐसे ही RBI पूरे देश का काम नहीं संभाल पाता, तो RBI ने रूरल एरिया के अंदर, गांव वगैरह के अंदर नबार्ड को छोड़ रखा है। RBI ने नबार्ड को बोला है कि तुम यहां पर सारा काम करो। रूरल एरिया में जितने भी बैंक काम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी बैंक काम कर रहे हैं, जितनी भी वहां पर संस्थाएं हैं जो लोन देने का काम कर रहे हैं, क्या वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज देखना नबार्ड का काम है। बेसिकली ग्रामीण क्षेत्रों में जितने बैंक काम कर रहे हैं, जितनी संस्थाएं काम कर रही हैं, उनके काम करने का तरीका क्या होगा, उनके लिए नियम कानून तैयार करना, उनके लिए पॉलिसी तैयार करना और टाइम टू टाइम उनको सपोर्ट करना ताकि वो ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छे से काम कर सके, सभी लोगों को आसानी से लोन दे सके, ये सुनिश्चित करवाना किसका काम है? नबार्ड का काम है। ठीक है, नबार्ड 1982 के अंदर बनाया गया था। स्वयं ऋण नहीं देता, याद रहे, नबार्ड सीधा लोगों को ऋण नहीं देता, बल्कि वहां पर काम करने वाली संस्थाओं को तैयार करता है, उनके लिए नियम कानून बनाता है और सुनिश्चित करता है कि ये लोग कम ब्याज दर पर सभी लोगों को आसानी से ऋण दे और शोषण ना करे। ठीक है, रीफाइनेंस की सुविधा प्रदान करता है, मतलब उनको सपोर्ट करता है, किनको? जो संस्थाएं वहां पर काम कर रही हैं। ठीक है, योजनाओं के लिए मार्गदर्शन, अनुदान और प्रशिक्षण करता है। ठीक है, नीतियों का निर्माण करता है और अपनी अहम भूमिका निभाता है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, साख के अंदर। बात समझ में आई कि नहीं? तो भाई याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नबार्ड पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। चलिए, उसके बाद है अति लघु साख कार्यक्रम। अति लघु साख कार्यक्रम का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसे हम माइक्रो क्रेडिट
प्रोग्राम कहते हैं। जितने भी वहां पर बैंक काम कर रहे हैं, नाबार्ड काम कर रहा है, इसके अलावा सहकारी समितियां काम कर रहे हैं, ये टाइम टू टाइम लोगों के लिए प्रोग्राम्स बनाते रहते हैं कि भाई इस प्रोग्राम के तहत तुम्हें 30,000 मिल जाएंगी, इस योजना के तहत तुम्हें 50,000 मिल जाएगा, इस योजना के तहत तुम्हें 40,000 रुपए मिल जाएगा, इस योजना के तहत तुम्हें 5 लाख मिल जाएगा, किसी को ट्रैक्टर खरीदना है, थ्रेशर खरीदना है, बीज खरीदना है। तो इस तरीके की जो योजनाएं है ना, जो इन संस्थाओं के द्वारा चलाई जाती है, इन्हें माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स कहते हैं। गांव के गरीब लोगों को बहुत कम रकम पर छोटा लोन देना, जिससे वे कोई छोटा काम या व्यापार शुरू कर सके, इसके लिए भारत के अंदर बहुत सारे माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। उद्देश्य क्या है? आसानी से कर्ज देना लोगों को, रोजगार शुरू करने में लोगों की मदद करना, साहूकारों से बचाना। साहूकार मतलब जो गांव के अंदर गैर संस्थागत स्रोत है, वहां से लोगों को लोन ना ले ताकि लोग उनके ऋण जाल में ना फंसे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है, और गरीबी कम करना। इनकी मुख्य बातें क्या है? ये लोग 5,000 से 50,000 तक का लोन देते हैं लोगों को। कागजी कार्रवाइयां बहुत कम होती है, ब्याज दर काफी कम होता है। समूह के भरोसे, इसके अंदर ग्रुप की गारंटी ली जाती है। जैसे गांव के अंदर आपको मान लो लोन लेना है, ठीक है, आप अपने साथ गांव के 8-9 लोगों को लेके जाओ, गारंटी दिलवाओ, आपको इजीली लोन मिल जाएगा। ठीक है, तो गांव के अंदर तो भाईचारा होता है, सब एक दूसरे की गारंटी लेके लोन लेने में मदद करते हैं। ठीक है, अब यहां पे समझना, महिलाओं और प्राथमिकता दी जाती है। इसे नाबार्ड, बैंक और एनजीओ मिलकर चलाते हैं। मैंने आपको बताया ना कि इस तरीके के जो प्रोग्राम है वो सारे बैंक, एनजीओ, सहकारी समितियां सब मिलकर चलाती हैं। इसमें नेक्स्ट है हमारा स्वयं सहायता समूह। देखो, स्वयं सहायता समूह जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं, पहली बात तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। भारत के बहुत सारे राज्यों, वैसे साउथ में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, इधर भी थोड़ा पॉपुलर धीरे धीरे होने लग गया, और कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए हैं, ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप बेसिकली ये महिलाओं का ग्रुप होता है। ठीक है, जैसे गांव, एक मान लो, इस एग्जांपल समझाता हूँ। एक गांव के अंदर मान लो 500-600 महिलाएं हैं, घर हैं। हर घर के अंदर से कुछ महिलाएं होती हैं जो अपना एक ग्रुप बना लेती हैं। अब इस ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, सब अपने डेली के कुछ पैसे डालते हैं, जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, या महीने के भी 100 रुपए, 150, 200 रुपए अपना जमा करा। सबने मिलाकर एक अच्छा अमाउंट, एक अच्छा फंड जमा कर लिया। अब इस महीने मान लो 4 महिलाओं को आवश्यकता है, तो वो 4 महिलाएं उसमें से अपनी जरूरत के अनुसार पैसा उठा लेंगी और उनको आसान किस्तों में वो वापस करती रहेंगी, और ब्याज दर भी बहुत कम होगा। इससे क्या होगा कि उनको ऋण लेने के लिए किसी बैंक के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई ज्यादा कागजात वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है। ये ग्रुप बहुत ज्यादा धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है, और जब कोई ग्रुप बहुत अच्छे से काम करता है तो वो धीरे धीरे सरकार और संस्थाओं की नजर में आता है, एनजीओज की नजर में आता है, तो फिर वो लोग भी इन्हें धीरे धीरे क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इनको पुश करते हैं। बहुत सारी क्या नाम है, स्वयं सहायता समूह है, इनको सरकार की तरफ से काफी मदद मिलती है। सरकार की तरफ से इन्हें साल की या मंथली कुछ अमाउंट भी मिलता है, ताकि ये अमाउंट भी आप उसमें जोड़ लो और अच्छे से काम करो। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्वयं सहायता समूह। गांव की महिलाओं का एक छोटा सा समूह जो पैसे बचाकर एक साथ रखता है और आपस में लोन लेता या फिर देता है, तो इसे हम लोग स्वयं सहायता समूह कहते हैं। इससे उन्हें बैंकों के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कैसे काम करता है? पहले एक समूह बनाते हैं, हर महीने अपना कुछ पैसा जमा करवाते हैं, जिससे एक फंड तैयार होता है। ठीक है, और जो जरूरत वाला सदस्य होता है उस फंड में से लोन ले लेता है। समूह ठीक से चलता है तो बैंक भी उन्हें सपोर्ट करता है, उन पे भरोसा करता है, और साथ में सरकार भी उन पे भरोसा करता है और उन्हें सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे किन कामों के लिए लोग लोन लेते हैं? सिलाई करना है, डेयरी का काम, अचार बनाना, दुकान चलाना, इस तरह की काम जब महिलाएं स्टार्ट करना चाहती है तो इस फंड के अंदर से वो अपना पैसा लोन ले सकती हैं, बैंकों के अलावा। ठीक है जी, तो इसे हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत के अंदर कुछ प्रमुख एग्जाम्पल्स बता देता हूं मैं आपको जो स्वयं सहायता समूह के हैं। सबसे पहला है कुटुंबश्री समूह, जो कि केरल के अंदर है। बेसिकली ये सबसे ज्यादा पॉपुलर समूह है, सबसे ज्यादा जितने भी समूह स्वयं सहायता समूह बनाए गए। संगम महिला समूह जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, धर्मपुर महिला समूह जो गुजरात में है, महिला मंडल तमिलनाडु, जय माता दी समूह बिहार, ठीक है, सखी महिला समूह उत्तर प्रदेश, जीविका समूह बिहार, संजीवनी महिला समूह मध्य प्रदेश, प्रेरणा स्वयं सहायता समूह राजस्थान, शक्ति महिला समूह महाराष्ट्र। ठीक है, कोई भी 4-5 नाम याद रख लेना। अब क्वेश्चन आता है ग्रामीण बैंकिंग की आलोचनात्मक
मूल्यांकन। मैंने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत और गैर संस्थागत ऋण देते हैं। भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में संस्थागत स्रोतों में बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारी सहकारी समितियां रजिस्टर्ड करी हैं, बहुत सारे आरआरबी बनाए हैं। इसके अलावा बहुत सारे व्यावसायिक बैंकों को वहां पर उतारा, बोला ब्रांचेस खोलो, लोगों को ऋण दो। तो क्या सवाल यह है कि आज भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, सभी लोगों को आसानी से ऋण मिल रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। आज भी भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ऋण लेने के लिए बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्या कमियां हैं कि आज भी लोग महाजनों के दरवाजे पे जा रहे हैं, जमींदारों के दरवाजे पे जा रहे हैं कि भाई आप हमें ऋण दे दो? क्यों उनके चंगुल में लोग आज भी फंस रहे हैं? तो इसका कारण यह है कि भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत स्रोतों में आज भी सभी लोगों को आसानी से ऋण नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है, जरा मैं आपको समझाता हूं। लोन की समय पर अदायगी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग लोन लेते हैं वो खुद क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे किसान है, मजदूर है, बहुत सारे लोग जानबूझकर लोन वापस नहीं करते। अभी एक डाटा है कि 50% विलफुल डिफॉल्ट है। विलफुल डिफॉल्ट का मतलब जानबूझकर लोग पैसा नहीं देते। इंस्टाग्राम वगैरह पे आप रील स्क्रॉल करते हो तो कई बार देखा होगा आपने, गांव वगैरह में बैंक वाले घर पे गए लोन लेने के, लोग छुपते फिर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मजबूरी है, कई बार लोगों पे पैसा होता है फिर भी वो पैसा वापस नहीं करते, जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं। अब बैंकों का इतना सारा डिफॉल्ट होगा, इतना सारा पैसा डूबेगा तो बैंक का मन खराब होता है, फिर बैंक वहां पर सही से काम नहीं करना चाहते। और ये सभी लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है। हर साल सरकार, कोई भी नई सरकार जब इलेक्शन में आती है तो वादा कर देती है कि भाई हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, मजदूरों का कर्ज माफ कर देंगे। ऐसा इसलिए होता है, ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट होता है, लेकिन बैंकों को जोर जबरदस्ती करके उनका कर्ज कम भी करवा दिया जाता है, माफ भी करवा दिया जाता है, लेकिन फिर बैंकों का काम करने का मन नहीं करता। फिर वो ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, ऐसे तरीके बनाते हैं ताकि लोगों को लोन कम से कम दिया जा सके। तो एक बड़ा कारण यह है। अधिक औपचारिकता और जटिल प्रक्रिया, बैंकों की कागजी कार्रवाइयां बहुत ज्यादा होती है जिसे लोग अक्सर पूरा नहीं कर पाते हैं। शाखा और कर्मचारियों का कम होना, अभी भी वहां पर बैंकें बहुत ज्यादा कम है, बहुत दूर है, लोगों की पहुंच से दूर है, ठीक है, तो इसलिए वहां पर लोगों को आसानी से लोन नहीं मिल पाता है। भ्रष्टाचार और लापरवाही बहुत ज्यादा है, ठीक है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर। तकनीकी और बुनियादी सुविधाओं की अभी भी कमी है। गांव वगैरह के अंदर अभी भी देखा जाए तो इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटी बहुत कम है, बिजली की फैसिलिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से वहां पर बैंक और इन संस्थाओं को चलाना बहुत मुश्किल है। लोन वगैरह देने में काफी डिले होता है, कस्टमर आते हैं, लाइन लगा लगा के चले जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, फिर हार मान लेते हैं। लाभ का असमान वितरण, ठीक है, कई बार ऋण और सुविधाएं प्रभावशाली या मध्यम वर्ग तक सीमित रहती है, गरीब वर्ग तक नहीं पहुंच पाती। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि गांव में आसानी से लोन उन लोगों को मिलता है जिनके पास एक अच्छी आय होती है, जिनके पास एक अच्छा सेटअप बिजनेस होता है, जिनकी एक तरीके से बोल सकते हैं जो रिच होते हैं। गरीब लोगों के लिए वहां पर ऋण देना बैंक नहीं चाहता है, ठीक है। साक्षरता में कमी, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो सरकार ने चलाए हैं, योजनाएं चलाई हैं लोगों को, लेकिन उसको बारे में ही नहीं पता, लोग अवेयर ही नहीं है, लोग उन स्कीम्स के बारे में जानते ही नहीं, जिस वजह से लोग लोन नहीं ले पाते और फिर महाजन वगैरह के पास जाते। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्यों आज भी भारत की एक बहुत बड़ी आबादी गैर संस्थागत स्रोतों से ही ऋण ले रही है? तो भी आपका जवाब यही होना चाहिए, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, बहु एजेंसी प्रणाली क्या है? देखो, बहु एजेंसी प्रणाली का मतलब क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सरकार ना एक चेन बनाकर काम कर रही है। सबसे पहले वहां पर काम कर रही है व्यावसायिक बैंक, व्यावसायिक बैंकों के नीचे सहकारी समितियां, जहां सहकारी समितियों का सपोर्ट नहीं है वहां पर क्षेत्रीय समानता बैंक, जहां उनका सपोर्ट नहीं है वहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट कर रही है। मतलब कई चेन बनाकर काम कर रही है, कई चेन बनाकर काम कर रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसे हम लोग कहते हैं बहु एजेंसी प्रणाली। ग्रामीण बैंक की संस्थागत संरचना में सम्मिलित है व्यापारिक वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी साख समितियां और भू विकास बैंक, ठीक है। इस प्रणाली को ही हम बहु एजेंसी प्रणाली कहते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड मैंने आप लोगों को भी समझा ही दिया था कि इसके अंदर किसानों को व्यावसायिक बैंक देती है ज्यादातर किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें एक लिमिट फिक्स करके दे दी जाती है कि साल में आप इतने 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का इतना ऋण ले सकते हो और आप इन्हें आसान किस्तों में वापस कर सकते हो। तो किसान अपनी जरूरत के अनुसार, है ना, अपनी जब भी उसको जरूरत है, जिस मौके पर जरूरत है उस हिसाब से वो इस किसान क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड में ज्यादातर उनका नाम, पता, उनकी जमीन, है ना, और उनके ऋण की जो सीमा होती है, वैधता अवधि, मतलब कब तक वो इस कार्ड को वैलिड है, कब तक इस कार्ड से वो ऋण ले सकते हैं, ये सारी बातें वहां पे लिखी हुई होती है, मतलब ये सारी बातें मेंशन होती है, ठीक है।
चलिए जी, अब हम ग्रामीण विकास के अंदर दूसरा बड़ा चैलेंज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यानी दूसरी बड़ी चुनौती पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है कृषि विपणन। ठीक है, तो सबसे पहला ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो थी ग्रामीण साख। सारी बातें हमने पढ़ी, सारे टॉपिक्स पढ़ लिए उसके अंदर। अब हम कृषि विपणन के बारे में समझने के लिए जा रहे हैं। देखो, कृषि विपणन को थोड़ा सा एक बार हम सरल शब्दों में एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एक किसान जो होता है ना, वो पूरी मेहनत से फसल को उगाता है, ठीक है, और फसल उगाने के बाद बड़ी सारी चीजें देखता है, जैसे धूप देखी है ना, मौसम की मार देखी, कई बार बाढ़ आ जाता है और बहुत सारी आपदाएं आ जाती है, बहुत दिक्कत झेलकर वो एक फसल को उगाता है, ठीक है। लेकिन उसका चैलेंज यहीं पर खत्म नहीं होता। फसल को उगाने के बाद उसको सुरक्षित जगह पर संग्रह करना है, जो कि एक किसान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। उस फसल को खेत से उठाकर एक अच्छी जगह पर जाकर संग्रह करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन, अक्सर अच्छी सड़कें नहीं होती, किसानों के पास गाड़ियां नहीं होती, जो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर उसको जब मंडी में लेके जाता है तो मंडी में उसको बहुत सारे लोगों को फेस करना है। वहाँ जो बिचौलियां हैं, वो जो डीलर हैं, वो नाप तोल में घटी करते हैं, इसके अलावा धोखाधड़ी करते हैं, उनको उसको सही से हैंडल करना है। इसके अलावा उसकी फिर पैकेजिंग करनी है और बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारे काम। और एक किसान जो होता है ना, वो फसल उगाने में माहिर होता है, लेकिन उसके बाद जो काम किए जाते हैं ना, उसके अंदर वो माहिर नहीं होता और उसे सूचनाओं का अभाव होता है। तो जब वो सारी चीजें उसको नहीं आती है, सूचनाओं का अभाव होता है, या जो उस पर पैसे नहीं होता, तो उसकी इस मजबूरी का फायदा बाकी जो दूसरे लोग रूरल एरिया में बैठे होते हैं, जो डीलर्स बैठे होते हैं, वो इसका उठाते हैं और कई बार यहां पर किसानों का शोषण होता है। तो किसानों की हालत अगर अच्छी करनी है, क्योंकि रूरल एरिया में ज्यादातर किसानी है, तो अगर रूरल मार्केटिंग को ठीक कर दिया जाए, मजबूत कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं किसानों का विकास किया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है। तो आइए जरा हम कृषि विपणन को बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब होता है। जब एक किसान अपनी उपज जैसे कि अनाज, फल, सब्जियां, दूध आदि को बेचने, संग्रह करने, ले जाने, तौलने तथा उचित मूल्य पाने का कार्य करता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को कृषि विपणन कहा जाता है। खेती में फसल उगाने के बाद बेचने तक भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया को आसान करना, ताकि जो किसान है अपनी फसल का सही मूल्य ले सके। बात समझ में आई? इसी को हम कृषि विपणन कहते हैं। कृषि विपणन के चरण समझो, अब यहां से पूरा टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला चरण है उत्पादन करना, यानी किसान क्या करता है, जब खेती उगाता है, यानी कि जो फसल उगाता है, ठीक है, तो उसे उत्पादन चरण कहता है। इसमें बीज बोना, खाद डालना, सिंचाई करना, कटाई करना, यह शामिल है। लेकिन क्या हमें गेहूं की जरूरत होती है, आटे की जरूरत होती है, तो हम किसान के खेत में लेने के लिए जाते हैं? हम तो अपने नियर बाई की दुकान तक लेने के लिए जाते हैं, नियर बाई की दुकान में जाते हैं लेने। तो वहां तक फसल कैसे पहुंच रहा है भाई? उसके बाद उसका संग्रह किया जाता है, किसी सुरक्षित जगह पर रखा जाता है। ये नहीं कि फसल काटा और खेत में ही रख दिया, भाई बारिश हो गई पूरी फसल खराब हो जाएगी। तो सुरक्षित जगह पर उसे संग्रह करना होता है। कटाई के बाद उपज को कोठार या फिर गोदाम कहते हैं उसे, में सुरक्षित रखा जाता है ताकि खराब ना हो। फिर परिवहन चरण, ठीक है। अब गोदाम तक पहुंचाने के लिए खेत से अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छी गाड़ियां होनी चाहिए। अक्सर किसानों के पास गाड़ियां नहीं होती, सड़कें अच्छी नहीं होती, वहां से ले जाने की फसल को लागत बहुत ज्यादा आ जाती है। तो अच्छी सड़कें और किसानों को गाड़ी वगैरह अवेलेबल करवानी चाहिए, है ना। छटाई और वर्गीकरण, जब गेहूं उगाया जाता है तो भाई गेहूं के अंदर छटाई की जाती है। खोखले गेहूं होते हैं उसको हम अलग करते हैं, जो सही होते हैं उसको हम अलग करते हैं, भूसा अलग करते हैं। तो ये सारी चीजें इसे कहते हैं छटाई या वर्गीकरण चरण। उसके बाद क्या करा जाता है? प्रसंस्करण चरण, जिसमें कच्चे माल को तैयार माल में बदला जाता है। अब गेहूं लेकर आए, हम अपने घरों में से गेहूं तो खरीदने जाते हैं, आटा खरीदने जाते हैं, तो गेहूं को आटे में कन्वर्ट करना, ठीक है, गन्ने को गुड़ में कन्वर्ट करना, फिर चीनी में कन्वर्ट करना, ये सारा। फिर है मानीकरण और मापन का चरण। फिर उन्हें माप दिया जाता है, जैसे आधा किलो के पैकेट, फिर 1 किलो के पैकेट, या फिर उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग फिर उसका रेट तय करना, है ना। फिर आता है भंडारण चरण। जैसे ही गेहूं उगा, अब देखो गेहूं उगता है एक सीजन में, लेकिन वो बिकता पूरे साल है, तो जैसे उगा वैसे थोड़ी बिक जाता है। या गुड़ जैसे उगा था वैसे, गन्ना जैसे उगा, क्या गन्ना गुड़ बन के तभी बिक जाता है? भाई उन्हें स्टोर करके रखा जाता है, पूरे साल धीरे धीरे बिकता है, तो वो भंडार का चरण। उसके बाद आता है विक्रय चरण, की कैसे बेचेगा।
ठीक है। इसके बाद आता है भुगतान चरण कि किसानों को पैसा कैसे मिलेगा। तो निष्कर्ष पे आओ जरा, एक बार निष्कर्ष पे आओ और देखो, समझो, पूरा टॉपिक अभी क्लेरिफाई होगा। कृषि विपणन के ये सभी चरण उत्पादन भुगतान तक किसान को उनकी मेहनत का उचित फल दिलाते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। भाई, कृषि विपणन का मतलब होता है सिर्फ फसल को उगाना नहीं, बल्कि फसल को उगाने के बाद उसको सही जगह पे संग्रह करना, उसका परिवहन करके अच्छी जगह पे ले जाना, छटाई और वर्गीकरण करना, प्रसंस्करण करना, फिर उसका मानकीकरण करना यानी मापन चरण करना, फिर उसका भंडार करना, उसको सही से विक्रय करना और फिर भुगतान यानी कि अपनी सही राशि किसान को प्राप्त करना। बात समझ में आई कि नहीं? जब इन सभी क्रियाओं को जोड़ते हैं तो इसे हम कहते हैं कृषि विपणन। बात समझ में आती कि नहीं आती? फसल उगाना बड़ी बात नहीं है, उसके बाद जो दिक्कतें झेलनी पड़ती है ना किसान को, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इन सभी चीजों में प्रॉब्लम है जो कि अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए जरा समझते हैं। आ गया वही टॉपिक कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है कृषि विपणन में, क्या क्या प्रॉब्लम आती है या किसानों को क्या क्या प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है कृषि विपणन के अंदर। ठीक है, भारत में कृषि विपणन की समस्या है। सबसे पहला, अपर्याप्त परिवहन व्यवस्था। अक्सर जहां पर लोगों को खेत होते हैं और जो गोदाम होते हैं उनकी बीच की दूरी, जो खेत होते हैं या फिर जहां पर मंडी होता है या फिर गोदाम से जो मंडी की दूरी होती है वो काफी दूर होती है। सड़कें अच्छी नहीं होती है, अक्सर किसानों के पास अपनी गाड़ियां नहीं होती, वो दूसरों की गाड़ियों पे आश्रित रहते हैं, किराया बहुत ज्यादा होता है, मजबूरी का फायदा उठाते हैं लोग। ठीक है, तो परिवहन व्यवस्था अगर सरकार सही करे। ठीक है, भंडार की कमी। अब किसी बंदे ने मान के चलो कि सब्जियां उगाई, फल उगाई, भाई सब्जियां फल ना क्या होता है 2-3 दिन भी अगर रख देंगे तो खराब हो जाएगी, तो उनको सही जगह पर भंडार यानी कोल्ड स्टोरेज वगैरह में रखना होता है। कोल्ड स्टोरेज बहुत महंगे होते हैं। ठीक है, कई बार इतने महंगे होते हैं किसान उनका जो किराया है वो बियर नहीं कर पाता है, और कोल्ड स्टोरेज की कमी भी बहुत है गांव वगैरह के अंदर। तो अक्सर कई बार जो किसान होते हैं वो फ्रूट्स वेजिटेबल वगैरह उगाने से डरते हैं कि यार कहीं मैं उगा तो लूं पर कोल्ड स्टोरेज ना मिले तो मेरी फसलें खराब हो जाएंगी। ठीक है, तो भंडारण की कमी है। अगर सरकार इसे ठीक करे तो तेजी से फ्रूट्स वेजिटेबल इनका प्रोडक्शन बढ़ाकर किसान की जिंदगी अच्छी हो सकती है। बीच के बिचौलिया ये बहुत खतरनाक होते हैं। ये क्या करते हैं, जब किसान मंडी में अपना फसल बेचने के लिए जाते हैं तो जानबूझकर रेट को कम कर देना, कम तौलना, ठीक है, किसानों के साथ धोखाधड़ी करना, ये सारी चीजें। सही मूल्य ना मिलना, किसानों को अक्सर सही मूल्य नहीं मिलता उनकी मेहनत का, मतलब कम रेट लगाते हैं। ठीक है, तोल में धोखाधड़ी होती है। सूचना की कमी, किसानों को यही नहीं पता होता कि किस मंडी के अंदर उनकी फसल का अच्छा भाव मिलेगा। कई बार गेहूं को वो लोग ऐसे मंडी में लेके पहुंच जाते हैं किसान जहां पर सब्जियां फ्रूट्स वगैरह बिक रहे हैं, तो वहां पर उनको सही रेट नहीं मिलता। ठीक है, सहकारी संस्थाओं की कमी। सहकारी संस्था कौन होते हैं? जो किसानों का ग्रुप होता है, जो किसान मिलकर जब काम करते हैं। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती है जो किसानों को सपोर्ट करती हैं, अपना मेंबर बना लेती हैं, उनकी फसलों को वो खरीदते हैं फिर आगे बेचते हैं, मतलब ये सरकार से रजिस्टर्ड होते हैं। ये हैं तो सरकार वो किसानों की मदद के लिए, पर भारत के अंदर बहुत कम है, तो इनकी बहुत कमी है। ऋण की समस्या, ऋण टाइम पर नहीं मिल पाता। ठीक है, मानकीकरण और प्रसंस्करण की कमी होती है। इसके अलावा मंडी की कमजोर व्यवस्था, मंडियों के नियम कानून अच्छे नहीं है। ठीक है, गोदाम की फैसिलिटी नहीं है मंडियों के अंदर, तो काफी सारी दिक्कतें हैं। ये सारी दिक्कतें जो है ना, ये सारी जो दिक्कतें हैं ये कृषि विपणन को क्या कर रहे हैं, कठिन बना रहे हैं, यानी कि कृषि विपणन के लिए समस्याएं पैदा कर रहे हैं। चलिए एक बार हम इसका निष्कर्ष समझेंगे ना तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। कहता है भारत में कृषि विपणन की मुख्य समस्या यह है कि किसान को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। अगर परिवहन, भंडार, मंडी व्यवस्था और सूचना तंत्र को सुधार दिया जाए, मतलब अगर इन सारी चीजों के ऊपर काम कर ले सरकार, इन सारी चीजों के ऊपर सुधार कर दे सरकार, तो क्या होगा कि किसानों की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी और उनको उनकी उपज का अच्छा मूल्य मिलने लग जाएगा। अब ये तो बात हो गई कि कृषि विपणन क्या है, कृषि विपणन के क्या चरण है, मतलब कृषि विपणन में किन क्रियाओं को शामिल किया जाता है, बताया मैंने सेकंड नंबर पे। फिर मैंने बताया कि कृषि विपणन की भारत में क्या समस्याएं हैं, क्यों एग्रीकल्चर मार्केटिंग भारत का बहुत ज्यादा वीक है, क्यों किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। ये सारे कारण है भाई उसके, ये सारे कारण है। ठीक है, अब एक बार हम एक टॉपिक और समझ लेते हैं, भारत में कमजोर कृषि विपणन प्रणाली के परिणाम और किसानों को होने वाली समस्याएं। मैंने अभी आपको बताया कि कृषि विपणन के चरण क्या है, कृषि विपणन की समस्याएं भारत में क्या है। अब जरा हम समझते हैं कि इन समस्याओं की वजह से किसानों को कैसे भारत में नुकसान हो रहा है।
किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, बीच के दलालों को इसका काफी ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। तीसरा, अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि एक किसान है, उसने बहुत सारे फसल उगा लिए, लेकिन उसके पास गाड़ियां नहीं है, या फिर उसको किराए पे गाड़ी जो मिल रही है बहुत महंगी मिल रही है। तो वहीं पर एक डीलर आएगा, बोलेगा भाई मैं देख तेरी फसल यहाँ पर 2-3 दिन रही, बारिश का मौसम है, खराब हो जाएगा। वो बोलेगा देख मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूं और मैं तेरी सारी फसल उठाकर मैं मंडी में पहुंचा दूंगा और वहां पर मैं बेच भी खुद ही दूंगा। अब तो बता मुझे कितने रुपए बेचेगा। अब वो क्या करेगा, उस मजबूरी का फायदा उठाएगा, क्योंकि उस किसान, उसको पता है कि किसान के पास गाड़ी नहीं है, अब वो मजबूर है और उसको डर है कि भाई फसल भी खराब हो जाएगी, तो वो बहुत कम रेट लगाएगा, बहुत कम रेट, मतलब यहीं पर वो किसान की मजबूरी का फायदा उठाएगा। तो आप इस तरीके से समझो। तो बीच के दलालों को फायदा होता है जब एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या होती है, स्ट्रांग नहीं होती। भाई किसी किसान को मान लो भंडार गृह नहीं मिल रहा, उसने फ्रूट्स वेजिटेबल या सब्जियां उगा ली, ठीक है, और उसको कोई भंडार गृह नहीं मिल रहा, यानी कोल्ड स्टोरेज नहीं मिल रहा, तो उससे क्या होगा कि कोई बंदा आएगा, बोलेगा देख भाई मैं इसे खरीद लूंगा, मेरे पास कोल्ड स्टोरेज है, लेकिन मैं इतने कम रेट में खरीदूंगा, तो वो रेट बहुत कम लगाएगा। लेकिन अगर कोल्ड स्टोरेज की सुविधा आसानी से मिल जाएगी किसी किसान को, तो वो अपनी सब्जियां फ्रूट्स वगैरह वहां पे रखवा देगा, और जब उसको रेट सही मिलेंगे तो वहां से बेच देगा। तो मैं यही चीज समझा रहा हूं कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग जब वीक होती है तो उसका नुकसान किसानों को झेलना पड़ता है, बीच के दलालों को फायदा होता है, इससे फसल का काफी नुकसान हो जाता है, कर्ज में किसान फंस जाता है, जब सही मूल्य नहीं मिलेगा तो बेचारा कर्ज नहीं अदा कर पाएगा। फसल तत्काल बिक्री का दबाव, इसे हम लोग कह देते हैं आपात बिक्री, फसल की आपात बिक्री करनी पड़ जाती है जब अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, भंडार गृह नहीं मिलेगा, मंडी में उसको सामान बेचने में दिक्कत आएगी, तो वो ऐसे लोगों के चंगुल में फंसेगा जहां पर उसको उसकी सही कीमत नहीं मिलेगी और उसे इमरजेंसी में अपना सामान बेचना पड़ेगा। कृषि उत्पाद का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है, मतलब उसको उसकी सही कीमत नहीं मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक मंदी, तो घूम फिर के बात तो वहीं आ जाएगी, किसानों की हालत खराब हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो देश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक मंदी आएगी, लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, रोजगार नहीं होगा, ठीक है, वहां पे शिक्षा नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा लोगों को। तो यहाँ पे एक निष्कर्ष भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार इसको आप पढ़ लेना, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब आ जाते हैं भारत सरकार द्वारा कृषि विपणन में सुधार के लिए उठाए गए प्रमुख कदम, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फर्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम लोग एमएसपी भी कहते हैं, ठीक है। हर साल क्या होता है, हर साल भारत सरकार जब खरीफ और रबी यानी 2 सीजन में फसलें होती है, यानी खरीफ और रबी कहा जाता है, तो जब खरीफ और रबी की जो फसलें होती हैं वो कटने वाली होती हैं, तो सभी किसानों को सरकार बुलाती है और उनके साथ एक डिस्कशन करती है, किसानों के जो नेता होते हैं उनको बुलाती है, उनके साथ डिस्कशन करती है कि भाई इस साल तुम्हारे जो उपज है, यानी जो गेहूं है, चावल है, उनका मूल्य क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। तो किसान अपनी बात रखता है कि देखो जी हमें उगाने में इतने रुपए की लागत आई है, जैसे 1 किलो पे मान लो हमें 10 रुपए की लागत आई है, तो हम चाहते हैं कि हमें कितने रुपए मिल जाए, 15 रुपए, हमें 1 किलो पे 5 रुपए का मुनाफा चाहिए। अब सरकार क्या करते हैं, देश में आधिकारिक रूप से, कानूनी रूप से घोषणा करती है कि भारत की किसी भी मंडी के अंदर गेहूं 15 रुपए से कम में ना तो कोई खरीदेगा और ना ही कोई बेचेगा। बात समझ में आई? ये बात किसानों पे भी लागू होगी और मंडी वालों पे भी लागू होगी। तो इससे क्या होगा कि जब किसान मंडी में अपनी फसल बेचने जाएंगे तो कोई भी 15 रुपए से कम पर नहीं खरीद सकता, 15 से ज्यादा पर ही खरीदेगा। तो इससे किसानों को एक सिक्योरिटी मिलेगी कि मतलब उसकी लागत आसानी से वसूल हो जाएगी। दूसरा केस ये पैदा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि उस रेट पर मान लो मार्केट में कोई भी उस फसल को नहीं खरीद रहा, तो ऐसी स्थिति में एमएसपी रेट को बनाए रखने के लिए सरकार उस किसानों से वो फसल खरीदेगी। अगर कोई नहीं खरीदेगा तो याद रख लेना, ठीक है जी। तो इसे हम एमएसपी कहते हैं। प्रमुख फसलों जैसे गेहूं, धान आदि के लिए एमएसपी तय की जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। बाजार के दाम एमएसपी से कम हो जाए तो सरकार खुद खरीद लेती है, नुकसान से सुरक्षा मिलती है और एक न्याय संगत यानी कि एक सही मूल्य किसानों को मिल पाता है। इसे हम लोग कहते हैं एमएसपी। सरकार ने कृषि विपणन को सपोर्ट करने के लिए एमएसपी लागू करी है ताकि किसानों को सही मूल्य मिल सके। याद रखना, जब कृषि विपणन कमजोर होता है तो किसानों को सही मूल्य नहीं मिलता, और यहां पर सरकार सारे वही कदम उठा रही है जिससे किसानों को उसको सही मूल्य मिल सके उसकी उपज का। अगला है नियंत्रित बाजार। पहले जो बाजार थे ना,
वो सरकार के कंट्रोल में नहीं हुआ करते थे, तो वहां पर जो बैठने वाले डीलर होते थे वो सरकार से रजिस्टर्ड नहीं होते थे। अब जब किसान अपनी फसल बेचने वहां आता था तो वो लोग अपनी मनमानी करते थे, औने पौने दामों पे खरीदने की कोशिश करते थे। उनके तौलने उलने की जो वो होती थी उनमें भी कभी कम तोल दिया, ज्यादा तोल दिया, मतलब धोखाधड़ी बहुत ज्यादा करते थे। उनके नियम कानून नहीं होते थे। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में किसानों के शोषण को रोकने के लिए और किसानों को सही कीमत दिलवाने के लिए भारत सरकार ने रेगुलेटेड मार्केट्स बनाए हैं, रेगुलेटेड मार्केट यार्ड्स बनाए हैं। इससे क्या होगा कि उन्हीं जो एक तरीके से डीलरों को या उन्हीं लोगों को, उन्हीं व्यापारियों को उस मंडी के अंदर बिठाया जाएगा जो सरकार के नियम कानून और शर्तों के अकॉर्डिंग काम करेंगे। मतलब सरकार के द्वारा बनाई गई पॉलिसी के हिसाब से उस मंडी के अंदर काम करेंगे तो ही रुकोगे। बिचौलियों की ठगी से बचाने के लिए सरकार ने एपीएमसी मंडियां, इसी को हम लोग कहते हैं नियंत्रित या रेगुलेटेड मार्केट्स को हम लोग कहते हैं, जिसमें तौल, माप, बोली प्रणाली, पारदर्शिता होती है। मतलब किसानों को सारी चीजें बताई जाती है, सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है। एपीएमसी कानून में सुधार, यह सुधार है जो नियमित बाजार होते हैं ना उसके लिए कानून भी बनाया गया। एपीएमसी कानून में सुधार में किसानों को मंडी के बाहर भी बेचने की आजादी दी गई है। अगर कोई किसान चाहे तो मंडी से बाहर भी अपना सामान बेच सकता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। अगला है भंडारण यानी कि स्टोर और गोदाम सुविधाएं। पहले क्या होता था कि भाई किसानों ने फसलें उगाई तो बड़े बड़े जो किसान होते थे ना उनके पास तो बड़ी जमीनें होती है, तो वो अपना कोल्ड स्टोरेज भी बना लेते हैं, वो अपना क्या कर लेते हैं, गोदाम भी बना लेते हैं। लेकिन छोटे छोटे जो किसान होते थे उन पे बेचारों पे गोदाम नहीं होता था, तो गोदाम की कमी की वजह से उन्हें जल्दबाजी में अपनी फसल बेचनी पड़ती थी, और जल्दबाजी में जब बेचते थे तो उनकी मजबूरी का लोग फायदा उठाते थे। जो डीलर है उनका फायदा उठा लेते थे, वो उनके रेट बहुत कम कर दिया करते थे फसलों का। तो इसीलिए सरकार ने हर मंडी के अंदर स्टोरेज सिस्टम और गोदाम बनाए बड़े बड़े, जिसकी लागत यानी कि जिसका जो किराया है वो बहुत कम होता है। हर किसान जाकर किराए पर गोदाम में जगह लेकर अपनी फसल को तब तक वहां पर बेच सकता है, मतलब रख सकता है, या अपनी सब्जियों को, फलों को स्टोरेज में तब तक रख सकता है जब तक कि उसको एक अच्छा मूल्य मार्केट में ना मिल रहा हो। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना। ग्रामीण गोदाम योजना कोल्ड स्टोरेज बनवाए हैं ताकि फसल को खराब होने से बचाया जा सके, और ये ऐसा इसलिए बनाए गए ताकि किसान अपनी उपज तुरंत ना बेचकर भंडार कर सके और उसको सही कीमत जब मिले तब वो बेच ले। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो दोनों पॉइंट में ये बात समझाई गई। परिवहन सुविधाओं में सुधार किया गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सभी क्या नाम है जो गांव हैं उनको शहरों से, कस्बों से जोड़ने का काम किया है, जिससे किसान अपनी उपज को आसानी से सड़क के माध्यम से ले जा सकता है और सही जगह पर ले जाकर, मंडियों में ले जाकर आसानी से बेच सकता है। तो इस पॉइंट में ये बताया गया है। तो कृषि विपणन को सुधारने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, जैसे मैंने एमएसपी के बारे में बताया, नियंत्रित बाजार बताया, भंडार और गोदाम सुविधाएं सरकार ने बहुत तेजी से बनवाए हैं, बढ़ाए हैं। परिवहन सुविधाओं में सरकार ने काफी ज्यादा बढ़ोतरी करी है। एक पॉइंट है सहकारी विपणन समितियां। अब ये सहकारी विपणन समितियां क्या है? देखो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सहकारी मतलब एक साथ, है ना। पहले क्या होता था, हर किसान अलग अलग आते थे मंडी के अंदर। अब एक किसान को इतनी नॉलेज नहीं होती, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती, चीजों का अभाव होता है, तो सरकार ने बोला, जैसे एक गांव के अंदर मान लो 500 किसान है, तो सरकार ने बोला देखो तुम सारे ना मिल जाओ, तुम सारे इकट्ठे हो जाओ। ठीक है, अब इकट्ठा होकर क्या करोगे, अपने लिए जैसे एक ट्रैक्टर खरीद लो, एक थ्रेशर खरीद लो, और क्या नाम है सामान को लाने ले जाने के लिए मंडी तक गाड़ी खरीद लो, सारे पैसे मिलाकर मैं भी तुम्हारा कुछ सपोर्ट कर दूंगा। इस तरीके से तुम सारे मिलकर एक साथ अगर मंडी में जाओगे तो कोई तुम्हारा बेवकूफ नहीं बना पाएगा, तुम बार्गेनिंग अच्छे से कर पाओगे, तुम्हें सही मूल्य मिल पाएगा, तुम अपने अधिकारों से परिचित होगे। तो अगर तुम एक साथ इकट्ठे होकर जाओगे तो तुम्हारे जो डीलर है या जो मंडी के अंदर जो बड़े बड़े बिचौलिए बैठे हैं वो भी तुम्हारी इज्जत करेंगे और तुम्हारे को तुम्हारी फसल का सही कीमत देंगे। तो सरकार ने सही बोला। सरकार ने हाल ही में बहुत सारी सहकारी विपणन समितियों का रजिस्ट्रेशन भी करा है। ठीक है, ये लोग मिलकर काम करते हैं, मिलकर उपज बेचते हैं, जिससे खर्च घट जाता है। मेन मकसद इनका ये है। अब बाकी पढ़ सकते हो आप। किसान उत्पादक संगठन एफपीओज, छोटे किसानों को एफबीओ के रूप में संगठित किया गया, छोटे किसानों का समूह बनाया गया, जिसे किसान उत्पादक संगठन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन संगठनों के माध्यम से किसान सामूहिक विपणन, भंडारण और मोल भाव कर रहा है। बिल्कुल इन्हीं की तरह काम करने का तरीका है, लेकिन ये इनसे थोड़े छोटे होते हैं। बात समझ में आई? छोटी संस्था है बेसिकली। अगला है राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई नैम। याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसान, देखो इंटरनेट का जमाना है, और इंटरनेट के जमाने में जैसे हम लोग आजकल
बैठे कहीं पर हैं और सामान कहीं भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा लिया घर में बैठे बैठे। इसी तरीके से किसान पहले क्या करते थे, अपनी फसल को उठा के सीधा मंडी में लेके जा चले जाते थे और मंडी में जाके पता चलता था कि यार अभी तो रेट बहुत कम हो रखे हैं मार्केट के अंदर, अब वहां किसान फंस जाता था। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए ई-नैम यानी कि सरकार ने ऐसी ऐप बनाई और सरकार ने किसानों को एक तरीके से ऐसा सर्वर दिया जहां पर किसान इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट से जुड़कर ऑनलाइन अपनी फसल को बेच सकते हैं, ऑनलाइन मोल भाव कर सकते हैं डीलरों को। जब मोल भाव तय हो जाए तब अपनी फसल ले जाए और आराम से बेच दे। ठीक है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो देश भर की मंडियों को जोड़ता है। ठीक है, इसमें सारी मंडियां होती है, पता चल जाता है कहां पर क्या रेट चल रहा है। किसान कहीं से भी अपनी उपज की ऑनलाइन बोली लगा सकता है। पारदर्शिता होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, मतलब कंपटीशन होता है। कोई बोलेगा फसल मैं 10 रुपए में खरीदूंगा तो दूसरा डीलर एकदम आ जाएगा, बोलेगा मैं तो 11 में खरीदूंगा, एक बोलेगा मैं तो 12 में। जैसे हम ऑनलाइन सामान खरीदने जाते हैं तो कोई सामान हमें इस वाली ऐप पे 10 रुपए मिल रहा है, दूसरी वाले पे हमें 11 मिल रहा है और किसी में हमें 15 मिल रहा है, तो जहां सबसे कम मिलता है हम वहां से खरीद लेते हैं। तो सेम ऐसे ही हो गया, यहां बेहतर मूल्य मिल जाते हैं किसानों को। तो याद रख लेना, ई-नैम एक तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अगला आ जाता है कृषि निर्यात नीति, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018। ये नया कानून आया 2018 में। इसके तहत सरकार ने ऐसे नियम और कानून बनाए ताकि भारत के जो किसान हैं उनकी फसलों को सीधा निर्यात किया जा सके। पहले क्या होता था कि डीलर खरीदते थे, सरकार खरीदती थी, फिर निर्यात करती थी। अब कोई ऐसा सिस्टम अपनाओ ताकि किसान सीधा निर्यात करे, सीधा दूसरे देशों में अपनी फसल बेचे, ताकि कोई बीच में आएगा नहीं, तो सारा जो फायदा है वो किसानों को मिल जाएगा। भारत के कृषि उत्पादकों को विदेश में बेचना और प्रोत्साहित करना, अंतरराष्ट्रीय दाम मिलते हैं, ठीक है, उनकी आय बढ़ जाती है। उसके बाद आ जाते हैं हम जी अगले पॉइंट पर। एक पॉइंट आ जाता है हमारा बफर स्टॉक क्या है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, पीडीएस क्या है। अब ध्यान से समझना, बफर स्टॉक का मतलब क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सरकार हर साल एमएसपी लागू करती है। अगर किसानों की फसल एमएसपी पे कोई नहीं खरीद रहा तो सरकार खरीद लेती है, मैंने आपको बताया था। अब सरकार क्या करती है कि उस फसल को धीरे धीरे इकट्ठा कर लेती है, उसे हम लोग कहते हैं बफर स्टॉक। बफर स्टॉक का इस्तेमाल कहां किया जाता है, जैसे किसी राज्य में बाढ़ आ गई, कहीं पर भूकंप आ गई, कहीं पर कोई आपदा आ गई, वहां पर फसल की कमी पड़ गई, तो सरकार अपने उस बफर स्टॉक से ही आर्थिक सहायता पहुंचाती है वहां पर, यानी जो फसल की सहायता है वो पहुंचाती है। इसी तरीके से दूसरे देशों के अंदर कोई आर्थिक तंगी हो गई या कुछ भी हो गया या फसल वगैरह की कमी हो गई तो सरकार उसी स्टॉक से बेचती है। इसके अलावा जो गरीबों को राशन मिलता है, राशन जो मिलता है वो भी बफर स्टॉक के अंदर से ही बेचा जाता है। अभी कोरोना के अंदर क्या हुआ, खेती बाड़ी सब 1-1.5 साल के लिए सारी स्थगित हो गई, सारी ठप हो गई। तो सरकार ने इतने बड़े जो अनाज का कंजम्पशन है, भारत में इतनी बड़ी आबादी है, उसके जो अनाज का कंजम्पशन है, और यहां तक कि गांव वगैरह में कई जगह पे सरकार ने मुफ्त में डबल राशन बांटे लोगों को। तो सरकार ने वो कहां से बांटा, वो सरकार ने बफर स्टॉक से बांटा। किसानों से गेहूं चावल जैसी फसलें एमएसपी पे खरीद कर सरकार गोदामों के अंदर संग्रहित कर लेती है, जिसे सूखा बाढ़ कमी हो जाती है तब यही स्टॉक जनता को दे दिया जाता है। इसी को हम बफर स्टॉक कहते हैं। बेटा बफर स्टॉक को बांटने के लिए, जनता को बांटने के लिए सरकार ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसका नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सरकार राशन की दुकान, जिसे हम फेयर शॉप भी कहते हैं, के जरिए गेहूं चावल चीनी तेल आदि सस्ते दामों में देती है। और ये फसल कहां से आती है, ये अनाज कहां से आता है, बफर स्टॉक के अंदर से आता है। ठीक है भाई, इससे सरकार गरीब लोगों को फायदा पहुंचाती है। तो आपने देखा कि कृषि विपणन अगर अच्छा होगा तो सरकार ज्यादा बफर स्टॉक बनाएगी, फिर देश के अंदर अनाज वितरण करना भी आसान हो जाएगा। चलिए जी, अब हम इसमें समझते हैं वैकल्पिक विपणन माध्यम क्या है। बहुत पॉपुलर हो रहा है अल्टरनेटिव मार्केटिंग सिस्टम। होता क्या है कि जनरली कोई भी किसान है तो वो अपनी फसल उगाता है, फिर मंडी में लेके जाता है, डीलरों को बेचता है, ठीक है, होलसेलर्स को बेचता है। तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो होलसेलर्स और डीलर्स होते हैं, मैक्सिमम फायदा उन्हीं लोगों को होता है। जो असल में फसल की उपज कर रहा है, जो किसान है, उनको ज्यादा फायदा नहीं होता है। तो हाल ही के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाए गए हैं, कुछ ऐसे तरीके अपनाए गए हैं जिससे किसान से सीधा कस्टमर फसल को खरीदे। अब खुद सोचो कि जो गेहूं हमारे को 30 रुपए किलो मिल रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, जो गेहूं हमारे को 30 रुपए किलो मिल रहा है, ठीक है, वही गेहूं किसान 10 रुपए किलो बेच रहा है, मतलब किसान के बाद उसका 20 रुपए कीमत बढ़ रहा है। तो अगर गेहूं सीधा किसान से लिया जाए तो ये सारा पैसा किसके जेब में जाएगा, ये सारा पैसा किसान की जेब में जाएगा। तो सरकार ने
कुछ अल्टरनेटिव चैनल बनाए, सिस्टम बनाए, ठीक है। इसे हम वैकल्पिक विपणन माध्यम करते हैं। कुछ ऐसे तरीके जिससे किसानों की फसल डायरेक्ट कस्टमर को बेचा जा सके। आइए कुछ ऐसे तरीके बताता हूं। सबसे पहला, वैकल्पिक विपणन माध्यम में नए तरीके हैं जिसमें किसान अपनी फसल सीधे खरीदार यानी उपभोक्ता को बेच सकता है बिना बिचौलिए के, ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके, ठीक है। इसमें सबसे पहला आता है सहकारी विपणन समितियां, ठीक है। कुछ ऐसी समितियां हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं। जैसे उदाहरण देता हूं, अमूल डेयरी गुजरात, बहुत सारे किसानों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, अपना दूध इकट्ठा करते हैं, पैक करते हैं, फैक्ट्री टाइप बना रखी है, पैक करते हैं आधा आधा किलो, एक एक किलो में, और अपने बहुत सारी फ्रेंचाइजी बांट रखी है, अपनी डेयरी बना रखी है, उन डेयरियों में बेचते हैं। और वो एक बहुत बड़ा सिस्टम है, मतलब बहुत सारे किसानों का एक ग्रुप है जो इसको चलाता है, ठीक है। यानी ये डायरेक्ट अपना किसानों को बेच रहे हैं। ये नहीं कि किसी होलसेलर दूध वाले को बेच दिया या किसी का उसको कंपनी को बेचा, फिर वो कंपनी दूध बेच रही, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। अगले नंबर पे किसान मंडियां या फिर किसान हाट, ये ऐसी जगह है जहां पर किसान अपनी फसल खुद लेकर मार्केट के अंदर उतर सकता है। रायथू बाजार बहुत पॉपुलर है, सीधा किसानों से सामान खरीदा जाता है। अपनी मंडी किसान पंजाब के अंदर बहुत पॉपुलर है। किसान हाट हरियाणा के अंदर बहुत पॉपुलर है। तो जो गेहूं डीलरों से महंगा मिलेगा, किसान हाट में जाओ सस्ता मिल जाएगा जी, रायथू बाजार में जाओ सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट किसान बैठे हैं ना वहां पर बेचने के लिए, ठीक है। अनुबंध खेती का मतलब क्या है? अब जैसे डोमिनोज है, बर्गर किंग है, पिज्जा हट है, भाई इन लोगों को मैदे की जरूरत होती है, गेहूं की जरूरत होती है, आटे की जरूरत है, इन लोगों को एक तरीके से आलू की जरूरत है। तो अब ये क्या करते हैं, किसी डीलर से खरीदते हैं। तो अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जैसे मैदा है तो एक बड़े किसान को पकड़ा, उस किसान को बोला जी हमें साल के इतने मैदा चाहिए। अब किसान क्या करेगा, सीधा उनको गेहूं या फिर आटा या फिर जो है चावल सीधा बेचेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो इसे कहते हैं अनुबंध खेती, यानी कंपनी सीधा किसानों से सामान खरीद लेती है, कंपनी वगैरह से ना खरीद कर, ठीक है। जैसे पेप्सिको द्वारा पंजाब में आलू खरीदा गया, तो ये एक अनुबंध खेती का एग्जांपल है। ई नाम, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर किसान अपनी फसल सीधा ग्राहकों को, कस्टमर्स को या बड़े डीलर्स को बेच सकते हैं अपनी रेट के हिसाब से, जो बेस्ट रेट मिल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। उदाहरण के लिए राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र की मंडियां ई नाम से जुड़ी हुई हैं। क्लियर है भाई? नेक्स्ट टॉपिक है कृषि विविधीकरण, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कृषि विविधीकरण का मतलब होता है कि कृषि की क्रियाओं के साथ, मेन फसलों के साथ कुछ और फसलें जोड़ दी जाएं और कुछ और गतिविधियां जोड़ दी जाएं। अक्सर किसानों का जो ध्यान होता है वो अपनी मेन फसलों पर होता है, गेहूं पर होता है, चावल पर होता है, और साल के 5 महीने 6 महीने तो किसान फ्री ही होते हैं। तो उन्हें चाहिए कि साथ में कुछ और फसलों को ऐड कर ले, जैसे सब्जियां हो गई या फिर फूल हो गए या फिर फल हो गए, इनकी खेती को ऐड कर ले ताकि उनका टाइम यूटिलाइज हो सके। दूसरा, कुछ गतिविधियां ऐड कर ले, जैसे मछली पालन वो लोग कर सकते हैं, पशुपालन वो लोग कर सकते हैं। इससे उनकी आय भी बढ़ेगी और इससे महिला सशक्तिकरण को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये क्रियाएं ज्यादातर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इसी को हम कृषि विविधीकरण कहते हैं। कहता है एक ही फसल पर निर्भर न रहकर अलग अलग फसलों या कृषि गतिविधियों को अपनाना, ठीक है। केवल गेहूं या धान जैसी फसल न उगाकर सब्जी, फल, फूल, मछली पालन, डेयरी पालन और मुर्गी पालन भी करना, ताकि आपको और आय हो सके, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, इससे क्या होगा, जोखिम घटेगी और आय बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। अब इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है यहाँ पर, बाजार जोखिम। बाजार जोखिम का मतलब होता है जब किसान को उसकी फसल का उचित दाम नहीं मिलता। किसान जनरली पूरे साल गेहूं, चावल ऐसी फसलों में लगा रहता है और कई बार एमएसपी सही से तय नहीं होता, या फिर मंडी के अंदर जब किसान जाता है तो उसको सही उसकी कीमत नहीं मिल पाती है, या फिर बाढ़ आने से और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से उसकी फसल खराब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम बाजार जोखिम कहते हैं। देखो, अगर किसानों को बाजार जोखिम से बचना है तो कृषि विविधीकरण करना चाहिए, फिर उसे पशुपालन करना चाहिए, मछली पालन करना चाहिए, या फिर फूल, सब्जी, फल, इनकी खेती करनी चाहिए। ये क्या होगा, इससे कृषि विविधीकरण करने से बाजार जोखिम को कम किया जा सकता है। तो विविधीकरण और जोखिम का क्या संबंध है, ठीक है। कहता है कृषि का विविधीकरण करने से जो बाजार जोखिम है वो कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक फसल का भाव गिर जाए तो दूसरी जगह से यानी दूसरी चीजों से उसकी कमाई हो सकती है। जाहिर सी बात है, गेहूं चावल से अगर आपको नुकसान हो गया तो सब्जियां बेच लो, है ना। इसके अलावा आपने फल भी उगाए हैं उसको बेच लो, पशुपालन में आपने पशुपालन करा है तो आप दूध बेच लो, वहां से आपका जो घाटा है, आपका जो नुकसान है वो पूरा हो जाएगा।
अब हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ग्रामीण विकास की उभरती हुई चुनौतियां, जिसमें उत्पादन क्रियाओं का विविधीकरण समझेंगे और जैविक कृषि को समझेंगे। ठीक है, तो दो बातें यहां पर समझना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर खेती बाड़ी के अलावा भी बहुत सारी चीजों में रोजगार कमाया जा सकता है, जिसमें पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, बागवानी जैसे काम हो गए, और इसके अलावा फिर हम जैविक कृषि के बारे में भी आगे बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी बोला जा सकता है कि कृषि के अलावा रोजगार के अन्य क्षेत्र जहां पर रोजगार बनाया जा सकता है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, उन क्षेत्रों को समझाइए, तो भी आपको यही आंसर करना पड़ेगा। तो आइए, इसमें सबसे पहला है पशुपालन। ठीक है, पशुपालन का मतलब होता है गाय, भैंस, बकरी, भेड़, मुर्गी आदि जानवरों को पालना, ताकि उनसे दूध, मांस, अंडे और ऊन और गोबर की प्राप्ति की जा सके। ठीक है, भारत में पशुपालन की अभी क्या स्थिति है? 20 करोड़ से अधिक गाय और भैंस भारत में अभी पाले जा रहे हैं। दूध उत्पादन में दुनिया में पहला स्थान है भारत का इस समय। ठीक है, 2023-24 में कुल दूध का उत्पादन 203 मिलियन टन से ज्यादा रहा है, और भारत की 70% जो आबादी है वो किसी न किसी रूप में पशुपालन से जुड़ी हुई है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, ग्रामीण क्षेत्रों की 70% आबादी कहीं ना कहीं पशुपालन से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब इसमें प्रमुख प्रकार क्या क्या है? दूध के लिए गाय और भैंस हो गया। ठीक है, मांस उत्पादन के लिए बकरी, भेड़, मुर्गी, और पोल्ट्री फार्म के लिए जैसे अंडे और मुर्गी और मांस। ठीक है, पोल्ट्री पालन से ही मिलता है। ऊन के उत्पादन के लिए भेड़ से ऊन मिलता है। तो ये कुछ पशुपालन के प्रकार हैं कि इस तरीके से पशुपालन किया जाता है। पशुपालन के फायदे क्या है, इसको ज्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये आय का स्रोत है, दूध, अंडे, मांस जैसे पोषण वाली चीजें इससे प्राप्त होती है, भोजन की प्राप्ति आप बोल सकते हो। ठीक है, महिलाओं और छोटे किसानों के लिए एक तरीके से आर्थिक सहयोग है। महिलाओं का बहुत योगदान होता है पशुपालन के अंदर, क्योंकि जो लोग होते हैं, जो मेल मेंबर होते हैं, वो तो खेतों में चले जाते हैं काम करने, लेकिन महिलाएं पशुपालन वगैरह में सारा योगदान देती हैं। गोबर और जैविक खाद की प्राप्ति होती है। खेती के साथ एक पूरक कार्य, यानी कि आय की स्थिरता बनी रहती है। खेती के साथ कोई दूसरा कार्य भी होता है तो थोड़ी आय में स्थिरता बनती है, आय ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग समस्याओं के ऊपर चर्चा करते हैं कि पशुपालन की भारत में क्या समस्या है। सबसे बड़ी समस्या चारा, लगातार जंगल कट रहे हैं, जिसकी वजह से चारा की कमी होती जा रही है, पानी की कमी पड़ रही है। बीमारियां और पशु स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, अभी भी पशुओं के लिए जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं गांव में वो काफी कम है, डॉक्टर्स नहीं मिलते इजीली, अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो ये प्रॉब्लम्स तो है पशुपालन के अंदर। नस्ल सुधार में कमी भी, अभी भी जैसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, भैंस की प्रजातियां होती हैं, तो अच्छी प्रजातियों की भारत में थोड़ी सी कमी है, अच्छी नस्ल की, है ना। दूध और मांस का भंडार व परिवहन कमजोर परिवहन की वजह से जो किसान दूध का उत्पादन कर भी रहे हैं तो वो अपने दूध को आसानी से बेच नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी समस्या है। किसानों में जागरूकता और प्रशिक्षण की कमी है, अभी वो पशुपालन से ज्यादा अवेयर नहीं है कि किस तरीके से काम को किया जाए, बढ़ाया जाए, मार्केटिंग नहीं जानते इसकी, तो ये सब समस्याएं तो हैं। सरकार का प्रयास क्या है? राष्ट्रीय डेयरी योजना, जो कि दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय गोपाल मिशन, देसी नस्लों के संरक्षण और सुधार के लिए, पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया गया है। ठीक है, तो ये सारे काम तो गवर्नमेंट ने करे हैं। महत्व क्या है ये आप पढ़ ही लेना भाई। आय और जीवन स्तर में स्थिरता आती है। ठीक है, आय बढ़ती है, एक तरीके से बोल सकते हो। अर्थव्यवस्था में रोजगार उत्पन्न होते हैं। दूध और पशु उत्पादों से विश्व का नेता भारत को बनाता है और महिलाओं को सशक्त बनाता है। तो ये कुछ फायदे बताए मैंने आप लोगों को, महत्व बता दिए। उसके बाद आ जाते हैं श्वेत क्रांति, जिसे दूध क्रांति और सफेद क्रांति भी कहते हैं। जैसे हरित क्रांति हुई थी फसलों के लिए, इसी तरीके से एक श्वेत क्रांति हुई थी भारत के अंदर। ठीक है, ये दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए किया गया था भारत के अंदर। ठीक है, तो भारत में दूध का उत्पादन बढ़ाया गया, किसान सीधा इसका लाभ उठा सकते थे। 1970 में ये हरित क्रांति जो है, श्वेत क्रांति जो है वो स्टार्ट की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य समझो, दूध उत्पादन बढ़ाना, किसानों को सीधा लाभ देना, देश में दूध की कमी को दूर करना। ये तीन मुख्य बातें जो आपको पता होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत किसानों से सीधा दूध खरीदा गया, सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दूध उपभोक्ताओं तक पहुंचाया गया और बिचौलियों की भूमिका को कम किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत जो जितने भी किसान हैं उनको जोड़कर सहकारी समितियां बनाई गई और सरकार ने कोशिश करा कि ये सहकारी समिति सीधा अपने दूध को शहरी क्षेत्रों में बेचे ताकि किसानों को ज्यादा फायदा हो सके। ठीक है, पशुपालन करने वालों को ज्यादा फायदा हो सके। तो ये इसके मुख्य उद्देश्य थे। अगला हमारा मछली पालन, जिसे मत्स्य पालन भी कहते हैं। रोजगार का एक और स्रोत बनाया जा सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो।
ठीक है, इसको समझते हैं। तालाब, झील, नदी या अन्य जलाशयों में मछलियों का पालन करना और उनसे मांस, अंडे और व्यापारिक उत्पाद प्राप्त करना मछली पालन कहलाता है। भारत में क्या स्थिति है? भारत चौथे नंबर पे आता है मछली पालन के अंदर। 2023-24 में 15 मिलियन टन एक तरीके से मछली पालन किया गया है। भारत की 1.5 करोड़ आबादी यहां से सीधा रोजगार प्राप्त करती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात और महाराष्ट्र इसके अंदर मुख्य दावेदार हैं मछली पालन के अंदर। ठीक है, फायदे क्या हैं? आय बढ़ती है, मांस और प्रोटीन का स्रोत है, रोजगार में बढ़ोतरी करता है, भारत के निर्यात में वृद्धि होती है और छोटे किसानों को फायदा पहुंचाया जा सकता है। छोटे किसान अपने खाली टाइम में मछली पालन करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। समस्याएं क्या है? गुणवत्ता और प्रदूषण है। ठीक है, भारत के जितनी भी मुख्य नदियां हैं या फिर जो जलाशय है, यहाँ पर बहुत तेजी से फैक्ट्री कारखानों का जो केमिकल जा रहा है, तो इससे काफी प्रदूषण फैल रहा है। ठीक है, जिससे मछली पालन के ऊपर काफी फर्क पड़ा है अभी पिछले कुछ सालों के अंदर। प्रशिक्षण की कमी है, लोगों को अभी इतना जानकारी नहीं है, इसके अंदर तकनीक की जानकारी नहीं है, जिससे अभी थोड़ा सा प्रोडक्शन यहाँ पर कम है। भंडारण जो लोग कर भी रहे हैं, तो जैसे मछली पालन जब कर भी रहे हैं, तो जैसे मछली लेकर आते हैं तो उसे स्टोर वगैरह करने की उनके सामने एक समस्या है। इतना पैसा नहीं है, इतना पूंजी नहीं है कि भाई तालाब खुदवाएं, फिर जो है मछली के छोटे बच्चे खरीद के लेकर आए उसके अंदर डाले। इतना पैसा नहीं है लोगों के पास। बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, मतलब उनके पास पैसे का अभाव है। फिर है सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया गया है? राष्ट्रीय मत्स्य विकास योजना एक भारत में अपनाई गई है। ठीक है, जो मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। तालाब और झीलों का विकास भारत में तेज किया गया है। निर्यात को प्रोत्साहन दिया गया है और प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी दी जा रही है जो मछली पालन करना चाहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा गांव वगैरह के अंदर बहुत सारे लोगों को गवर्नमेंट फंड दे रही है कि आपकी जैसे एक जगह खाली है तो आप इस जगह खाली जगह पे गड्ढा खोदो, यहाँ पर पानी भरो, ठीक है, हम सारा पैसा देंगे, आप मछली पालन स्टार्ट करो। ठीक है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। उसके बाद आता है बागवानी। ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक बड़ा स्रोत बन सकता है। बागवानी के अंदर क्या क्या आता है भाई? फल, फूल, सब्जियां, मसाला और सजावटी पौधों की खेती करना बागवानी कहलाता है। ठीक है, भारत में क्या स्थिति है? 10% हिस्सा भारत में बागवानी, भारत के क्षेत्र का जो एग्रीकल्चर एरिया है उसका 10% भाग बागवानी के अंदर इस्तेमाल होता है। भारत बागवानी में शीर्ष देशों के अंदर काउंट होता है जो फल और सब्जियां उत्पादन कर रहा है। 2023-24 में फल की बात करें तो 100 मिलियन टन का उत्पादन हुआ और सब्जियों की बात करें तो 200 मिलियन टन का भारत में उत्पादन रहा। ये अंदाजन उत्पादन है भारत के अंदर। महत्व क्या है? आय बढ़ाता है लोगों की, रोजगार उत्पन्न करना है, पोषण है ना, सब्जी, फल, मिनरल्स, विटामिन ये सब पैदा करता है। भारत का निर्यात इससे बढ़ रहा है और भारत के सूक्ष्म उद्योगों को जो जैम बनाते हैं, जेली बनाते हैं, अचार बनाते हैं, इन चीजों की मदद से उसमें काफी बढ़ोतरी हो रही है ना, सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। अब हम तनवा समिति को समझने वाले, इसे तनवा कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, तो तनवा कमेटी बनाई गई थी 1998 के अंदर। किस लिए बढ़ाई गई थी एक बार जरा समझना। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि विपणन को सुधारने के लिए, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, कृषि विपणन है, उसको सुधारने के लिए तनवा कमेटी बनाई गई थी 1998 में। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जाती है इसको, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंदर। इस समिति का उद्देश्य ये है, मेन बात क्या उद्देश्य है? कृषि मंडियों में पारदर्शिता बढ़ाई जाए, बिचौलियों की भूमिका को कम किया जाए और किसानों को उचित मूल्य मिल सके। यानी कि जो कृषि विपणन प्रक्रिया है उसको सरल बनाया जाए। सरकार हर चीज की तरफ ध्यान दे, भंडार गृह बनाए, यातायात के साधन पैदा करे, ठीक है, नियम कानून को सख्त करे ताकि किसानों को उसका फायदा मिल सके। सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाए। समिति यह भी सुझाव दिया है कि महिलाओं और स्वयं सहायता समूह SHG को शामिल करके किसानों के उत्पादन और विपणन में अधिक सक्रिय बनाया जाए। ठीक है, जिससे भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सके और किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। तनवा कमेटी, तनवा समिति भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, लग जाता है एग्जाम के अंदर, देख लेना भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं, एक है सुनहरी क्रांति, इसे हम स्वर्णिम या फिर इसे गोल्डन रेवोल्यूशन यानी गोल्डन क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, जैसे हरित क्रांति फसलों के लिए किया गया, श्वेत क्रांति दूध के लिए किया गया, तो इसी तरह से फूल, फल, सब्जियां, ठीक है, शहद, इनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत में किया गया था गोल्डन क्रांति। ठीक है, तो गोल्डन क्रांति क्या है? जिसमें फल, मसाले की खेती को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, इसके अलावा इसमें सब्जियां भी लिख सकते हो आप और शहद भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, जिससे किसानों की आय बढ़ सके या ज्यादा आय उन्हें प्राप्त हो। यह योजना 1980 के दशक में शुरू हुई थी। ठीक है, इसके अंतर्गत सब्जियां उगाने के लिए, फल उगाने के लिए, मसालों की खेती के लिए उन्नत बीज, नई तकनीक, प्रशिक्षण दिया गया। ठीक है, ताकि इनके उत्पादन को सीधा जो है एक तरीके से बढ़ाया जा सके और बाजार तक पहुंचा के भारत का निर्यात भी बढ़ाया जा सके और इनकी आय भी बढ़ाई जा सके। इससे क्या हुआ, आय बढ़ी, फल और मसालों की उपलब्धता भारत के अंदर बढ़ी और भारत के निर्यात में भी वृद्धि हुई काफी तेजी से। ठीक है, तो ये सुनहरी क्रांति है, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी ग्रामीण जीवन में आजीविका का साधन कैसे है। ठीक है, देखो इंटरनेट का जमाना है और हर चीज की जानकारी हमें समय पर होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र इन सभी चीजों में काफी हद तक काफी टाइम से पीछे रहा है। तो टेक्नोलॉजी के मामले में रूरल एरिया काफी ज्यादा पीछे रहा है, ग्रामीण क्षेत्र काफी ज्यादा पीछे रहा है। तो सरकार ने हाल ही के दिनों में वहां पर इंटरनेट की फैसिलिटी काफी तेजी से बढ़ाई है और बहुत सारे काम सरकार ने ऐसे किए हैं जिससे वहां पर सूचना और प्रौद्योगिकी को बढ़ाकर वहां पर रोजगार बढ़ाया जा सके। ठीक है, एक बार जरा समझाता हूं मैं आपको। सूचना प्रौद्योगिकी से गांव में लोगों की खेती, मौसम, बाजार की जानकारी मिलती है। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से आजकल लोग अपनी खेती बाड़ी से जुड़े हुए, ठीक है, मौसम से जुड़े हुए और बाजार की जानकारियां हासिल करते हैं। ये सारी चीजें, जब इंटरनेट फैसिलिटीज गांव में नहीं थी तो इन सब चीजों का अभाव होता था और अक्सर किसान को क्या होता था, इससे दिक्कतें होती थी जानकारी के अभाव की वजह से। ठीक है जी, जन सेवा केंद्र खोलकर ग्रामीण लोग दस्तावेज बनवाने और बिल भरने जैसी सेवाएं दे सकते हैं। ठीक है, युवा कंप्यूटर और मोबाइल ऑनलाइन काम कर रहे हैं। महिला भी घर में बैठे सिलाई, डिजाइन, डाटा एंट्री जैसे काम सीख रही हैं और कर भी रही हैं। बात समझ में आती कि नहीं आती? पहले गांव वगैरह के अंदर क्या था कि किसी बंदे को कोई चीज सीखनी थी या फिर गांव के बच्चों को क्या है कि भाई वो हायर पढ़ाई करना चाहता है, आगे की पढ़ाई करना चाहता है, फिर उसे शहरों में जाना पड़ता था। किसी के पास पैसे होते थे, किसी के पास नहीं होते थे। लेकिन अब ये सारी चीजें आसान हो गई है। गांव-गांव में इंटरनेट सरकार पहुंचा रही है ताकि वो वहां से बैठे बैठे सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से इजीली अपनी क्लास ले सके, इजीली चीजों को सीख सके और नए रोजगार गांव के अंदर ही स्टार्ट कर सके। इससे गांव में रोजगार बढ़ता है और लोगों को शहर जाने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर इसका जो निष्कर्ष है वो ये है कि जैसे शहरों के अंदर सूचना और तकनीक को सरकार ने प्रमोट करा है और जो महत्व सूचना और तकनीक का शहरी क्षेत्रों में है, तो वही महत्व सरकार वहां पर भी पैदा करे और इसी तरीके से इन चीजों से वहां पर भी रोजगार पैदा करे। ठीक है जी बच्चों, अब हम इस चैप्टर का सबसे आखिरी टॉपिक यानी कि जैविक खेती, जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो जैविक खेती का मतलब क्या होता है। आजकल जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं उनमें रासायनिक दवाइयां, उर्वरक और रासायनिक खाद वगैरह डाले जाते हैं, जिसकी वजह से फसल तो बहुत तेजी से बढ़ता है, उत्पादक का तो एक तरीके से फायदा बढ़ता है, अनाज भी ज्यादा पैदावार होती है, लेकिन साथ में फसल के अंदर कई सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से आजकल तो आप देख रहे हो हार्ट की डिजीज यानी जो दिल की बीमारियां हैं भारत में बढ़ती जा रही हैं, इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का लीवर बहुत तेजी से डैमेज हो रहा है और शरीर के अंदर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं इन मरीजों से। तो अगर रासायनिक खाद और उर्वरक के बिना अगर हम खेती करते हैं तो उसी को हम लोग ऑर्गेनिक खेती यानी जैविक खेती भी कहते हैं। आजकल हॉस्पिटल्स के अंदर भी डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक फसलें खाओ, यानी ऑर्गेनिक सब्जियां खाओ, ऑर्गेनिक एक तरीके से फ्रूट्स का इस्तेमाल करो, क्योंकि आजकल जितने भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मार्केट के अंदर आ रहे हैं उनके अंदर बहुत बड़े लेवल पे यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, खादों का इस्तेमाल किया जाता है, दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फिर वो कैंसर, हार्ट और फिर दूसरी बीमारियां इनसे बनती है। ठीक है, इसलिए भारत में इन चीजों से बचने के लिए जैविक खेती को बहुत तेजी से प्रमोट किया जा रहा है। अब जैविक खेती क्या है एक बार ये समझ लेना है। कहता है ये एक ऐसी खेती है जिसमें प्राकृतिक तरीकों से फसल को उगाई जाती है, इसमें रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, हानिकारक दवाइयों का उपयोग नहीं किया जाता है। इनकी जगह पर गोबर वाली जो खाद होती है, हरी खाद, जीवाणु खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया जाता है। जैविक खेती की भारत में आवश्यकता क्यों है? स्वच्छ भोजन मिलेगा, ना तो उसके अंदर खाद होगा ना कोई केमिकल होगा, तो स्वच्छ भोजन मिलेगा हमारे को, मिट्टी की सेहत बनी रहेगी। देखो जो ये खाद होते हैं ना, रासायनिक दवाइयां वगैरह, जब ये मिट्टी में जाता है तो मिट्टी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को धीरे धीरे खत्म करता है, और जब ये रिस के पानी में जाता है तो पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को भी ये खत्म करता है धीरे धीरे।
ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा बनी रहेगी, लंबे समय तक जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहेगी अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो। किसानों की लागत कम आती है क्योंकि इसमें रासायनिक दवाइयां और खाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, तो इसके अंदर जो कॉस्ट आती है वो किसानों की काफी ज्यादा कम आती है। तो ये ऑर्गेनिक खेती के जो फायदे थे वो मैंने आपको बताया। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग की कुछ चुनौतियां हैं जिसकी वजह से लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चुनौतियां मैं आपको बता देता हूं। कहता है उत्पादन में समय ज्यादा लगता है। जैसे नॉर्मल खेती करने में किसी फसल को उगाने मान लो 2 महीने लगते हैं, तो उसके अंदर किसी फसल को उगाने में सीधा 3 महीने या 4 महीने लगते हैं। ठीक है, समय थोड़ा ज्यादा लगता है। जैविक खाद को तैयार करने में भी समय लग जाता है। ठीक है, जबकि जो यूरिया वाले खाद होते हैं वो तो हमें रेडीमेड मिल जाते हैं इजिली। बाजार में जैविक उत्पाद बेचने के लिए सही व्यवस्था नहीं है। अभी तक ज्यादातर लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनके बारे में पता ही नहीं है। तो जब लोग सब्जियां खरीदने जाते हैं, देखते हैं एक सब्जी मिल रही है 50 रुपए किलो और वही सब्जी ऑर्गेनिक वाली है तो 80 रुपए मिल रही है, तो लोग उसको प्रीफर नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगों को महंगा लगता है और लोगों को लेकिन उनका बेनिफिट नहीं पता। शुरुआत में किसानों को प्रशिक्षण की जरूरत होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करना थोड़ा सा आसान भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर काफी सारा सिस्टम होता है, काफी चीजों को समझना पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी है एक बार लाइक जरूर करना, और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो भाई प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करना। चलिए जी, मिलता हूं मैं आपको अगली वीडियो में।